चिन राज्य और जिन्पो के बीच में युद्ध चल रहा था। इसमें चिन राज्य की हुआ आर्मी जिन्पो को बुरी तरीके से हराकर उसके जनरल आवा को जिंदा पकड़ती है। चिन राज्य के लिए तो ये सेलिब्रेशन की बात थी, लेकिन कैपिटल के कुछ मंत्री इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें ये लग रहा था कि जनरल हुआ की तो अब पावर बढ़ गई है, तो वो कहीं एम्परर को राजगद्दी से हटा ना दे। कुछ मंत्री तो इसके बारे में एम्परर से ये कहते हैं कि वो हुआ फैमिली को थोड़ा डरा कर रखे। एम्परर इन मंत्रियों की बातें सुन सुनकर तंग आ गया था। उसके बाद वो एक फरमान जारी करता है। वो हुआ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम है ल्यूली, उसे कैपिटल रहने के लिए बुलाता है एज अ हॉस्टेज। उसके बाद कैपिटल में ल्यूली की एंट्री होती है। वो सिर्फ एक हवा के झोंके के कारण नीचे गिर जाती है, तो उसकी मेड जिसका नाम है युवानवी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी मिस तो इस हवा के झोंके के कारण बेहोश हो गई। फिर हमें 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। ल्यूली अभी कैपिटल के रास्ते की तरफ थी। मिनिस्टर तियान, मिनिस्टर याओ एंड मिनिस्टर जू, ये तीनों ही लोग षड्यंत्र बना रहे थे कि वो लोग ल्यूली को एम्परर के सामने बदनाम कर देंगे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या होता है कि ये 3 तिगड़ा अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम क्राउन प्रिंस युआनशु को देखते हैं। उसका पर्सनल गार्ड आकर कहता है कि खबर मिली है कि ल्यूली जैसे ही कैपिटल आएगी तो जिन्पो के कुछ असैसिन्स उस पर हमला करने वाले हैं। युआनशु कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैंने जी हुआई को पहले से ही वहां पर भेज दिया है, लेकिन हालात देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद वहां पर जाना पड़ेगा। फिर हम उसी असैसिन्स को देखते हैं। ये हमलावर कम और नमूने ज्यादा लग रहे थे। उनका जो लीडर था वो कहता है कि तुम लोग तो सिर्फ 3 ही हो, ये वो कहाँ मर गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ल्यूली का कैरेज आ जाता है। उसका वेलकम करने के लिए बहुत सारे मंत्री और युआनशु का बंदा जी हुआई भी था। ल्यूली जैसे ही कैरेज से बाहर निकलती है तो वो हवा के झोंके के कारण नीचे गिर जाती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में ल्यूली ही है ना, जनरल हुआ की बेटी। दिखने से ही काफी ज्यादा कमजोर और नाजुक कली टाइप की लगती है। सडनली जिन्पो के वो नमूने ल्यूली पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन जी हुआई उन सभी को डॉच कर देता है। फिर वहाँ पर युआनशु की एक जबरदस्त एंट्री होती है। युआनशु के आने के बाद वो जो एक नमूना रह गया था वो भी टपक पड़ता है। युआनशु अपने गार्ड्स को इशारे से ऑर्डर देता है तो उसके गार्ड उसे मार मार कर आलू से कद्दू बना देते हैं। ये नज़ारा देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि हमने तो ये सुना था कि क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा क्रूर है, एंड आज हमने वो देख भी लिया। युआनशु ल्यूली के पास उसके गैरेज में जाता है। ल्यूली अभी बेहोश थी, तो वो सोचता है कि क्या ये सच में हवा के झोंके के कारण बेहोश हो गई। दिखने से तो ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रही है, एंड सच भी यही था। ल्यूली बस बीमार और नाजुक कली होने का नाटक कर रही थी। युआनशु बाहर आकर कहता है कि प्रिंसेस ल्यूली की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हमने उसके लिए जो पैलेस ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है, तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि प्रिंसेस ल्यूली आज से वेस्टर्न पैलेस में रहेगी। ये सुनने के बाद ल्यूली का कैरेज वेस्टर्न पैलेस के लिए निकल पड़ता है। ये सारा नज़ारा दूर से एक भिखारी जैसा बंदा देख रहा था। ल्यूली युवानवी से कहती है कि क्राउन प्रिंस ने मुझे वेस्टर्न पैलेस क्यों जाने को कहा। क्या वो मुझसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मैंने उसे बचपन में काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखे थे। यहाँ पर युआनशु उसी ल्यूली के लेटर्स को देख रहा था। वो सोचता है कि बचपन में तो ल्यूली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई नज़र आ रही थी। वो मेरी दोस्त है या फिर दुश्मन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ल्यूली वेस्टर्न पैलेस में पहुंच जाती है। युआनशु ने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड्स भी दिए थे। पैलेस में एंटर होने के बाद ल्यूली नाटक करना बंद कर देती है। युवानवी कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। इस पैलेस को देखकर युवानवी को तो ये कोई भूतिया घर लगता है, लेकिन ल्यूली जरा सी भी नहीं डरती। युवानवी कहती है कि हमने तो युद्ध जीत कर कितना अच्छा काम किया है, फिर भी ये लोग हमारी तरफ सस्पिशियस नजर से क्यों देख रहे हैं। ल्यूली कहती है कि उन लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारे लिए ये युद्ध जीतना कितना ज्यादा मुश्किल था। कैपिटल के सभी लोगों की नजरें अभी हम पर होगी, तो हमें अभी के लिए लो प्रोफाइल में रहना पड़ेगा। उसके बाद वो एक पुराने बॉक्स में से एक बुक को निकालकर युवानवी से कहती है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी हिसाब से मुझे तैयार कर दो। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही तैयार होकर डॉग हॉल से बाहर निकलती है, क्योंकि गेट पर तो क्राउन प्रिंस के गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उसके बाद हम जियामिन और वैनिन नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। ये दोनों उसी 3 तिगड़ा मंत्रियों की बेटी है। वो दोनों अभी कैपिटल के सबसे फेमस पेविलियन जिसका नाम है सिंगलिंग गार्डन वहाँ आई थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ल्यूली भी आ जाती है। जियामिन वैनिन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे यहाँ आने से मना किया, लेकिन मैं चोरी छुपकर यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपने यूनहान को देख सकूँ। यूनहान कैपिटल का सबसे फेमस म्यूजिशियन है।
वेनिन कहती है कि मैंने सुना है कि जनरल हुआ की बेटी यहाँ पर आ गई है। क्राउन प्रिंस ने तो उसे सीधा वेस्टर्न पैलेस ही भेज दिया। जियामिन कहती है कि क्राउन प्रिंस तो है ही एरोगेंट, लेकिन हुआ फैमिली उसे युद्ध जीतने के बाद कैपिटल वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो सरहद पर ही रुके हैं। ऐसा करके क्या वो एम्परर को डराना चाहते हैं? पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। ये सुनकर युवान वी को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन जियामिन वो अपनी एक चीख से युवान वी को चुप करा देती है। फिर वो कहती है कि इस गांव की गंवार लड़की जिसे कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, उसको अंदर आने किसने दिया? ये फैशन तो 10 साल पुराना है। ल्यूली सोचती है कि इसने सिर्फ हुआ फैमिली की इंसल्ट ही नहीं की, लेकिन हमारे कपड़ों पर भी कमेंट किया। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो जियामिन के पास जाकर कहती है कि सिस्टर, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? क्या कैपिटल की सारी लड़कियां इतनी गुस्सैल है? ये सुनकर जियामिन को उस पर गुस्सा आता है। वो दोनों बस लड़ने ही वाली थी कि वेटर आकर उन दोनों को शांत कराता है। वो कहता है कि यूनहान का शो बस शुरू ही होने वाला है, तो तुम लोग शांत रहो। ये सुनने के बाद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शांत बैठ जाती है। उसके बाद हम युवांशु को देखते हैं। वो भी उसी पेवेलियन में आया था। उसका गार्ड आकर कहता है कि जियामिन ने किसी से झगड़ा किया। युवांशु कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत है जिसने जियामिन से झगड़ा किया? मुझे उस इंसान को देखना है। यहाँ नीचे यूनहान अपने शो के लिए आता है। दिखने से वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियां उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। यूनहान जैसे ही म्यूजिक बजाना शुरू करता है तो सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ल्यूली बाहर जाती है। वो सोचती है कि मुझे अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। तभी ही उसका सामना युवांशु से हो जाता है। युवांशु ने अभी मास्क पहना था, ऊपर से उसने इस पेविलियन के म्यूजिशियन के कपड़े पहने थे, तो ल्यूली को लगता है कि वो यहीं पर ही काम करता है। ल्यूली उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लोग फिर अंदर आते हैं। ल्यूली उसे कहती है कि मुझे चाय दो। युवांशु सोचता है कि क्या सच में ये लड़की मुझे कोई कर्तव्य दिखाने वाला समझती है, लेकिन वो उसे चुपचाप चाय साफ कर देता है। ल्यूली उसे कहती है कि तुम्हारा फिगर और तुम्हारी बॉडी दोनों ही यूनहान से अच्छी है, तो जरूर तुम अच्छे दिखते होगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो युवांशु कहता है कि मेरा नाम जीहुआई है। ल्यूली कहती है कि तुम मुझे हुआ हुआ कह सकते हो। फिर वो उसे कुछ पैसे दिखाकर पूछती है कि नीचे जो 2 लड़की आई है वो कौन है। युवांशु कहता है कि पहली है जियामिन, वो मिनिस्टर तियान की बेटी है। मिनिस्टर तियान हमारे कैपिटल के रेवेन्यू मिनिस्टर है, और जियामिन की जो माँ है वो प्रिंसेस शुनान है। ये तीनों ही लोग काफी ज्यादा एरोगेंट एंड ओवरबियरिंग है, क्योंकि वो लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिनिस्टर तियान मिनिस्टर जू और मिनिस्टर याओ के साथ क्लोज है। इन्हें तो कैपिटल का 3 तिगड़ा कहा जाता है। ल्यूली उसे और भी ज्यादा पैसे दिखाकर मिनिस्टर जू और मिनिस्टर याओ के बारे में पूछती है। युवांशु कहता है कि मिनिस्टर याओ हमेशा ही तलवार से खेला करते हैं। दूसरे मंत्री जो करते हैं वो उन्हें भी करना होता है। सभी लोग उन्हें 3 तिगड़ा कह के बुलाते हैं। ये मिनिस्टर याओ को जरा सा भी पसंद नहीं है। उसकी बेटी का नाम वेनिन है। उसे कॉमिक बुक यानी कि मांगा पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसकी आई साइट खराब है। और जहाँ तक मिनिस्टर जू की बात है तो उसकी बेटी अभी छोटी है। ल्यूली उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। युवांशु सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में मुझसे ही पूछ रही है। वो उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस दिखने में बहुत ही ज्यादा प्लेन है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। ल्यूली कहती है कि मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा क्रूर है। इस पर युवांशु कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हो। क्राउन प्रिंस के इंपीरियल कोर्ट में बहुत सारे दुश्मन हैं, और जितने दुश्मन क्राउन प्रिंस के हैं उतने ही दुश्मन हुआ फैमिली की ल्यूली के हैं। दोनों ही अभी सेम बोट पर सवार है। तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि ल्यूली क्या सच में क्राउन प्रिंस की दोस्त है या फिर दुश्मन? ल्यूली कहती है कि तुम मुझे कोई म्यूजिशियन नहीं लगते, बताओ कि तुम कौन हो। युवांशु से कहता है कि और तुम यहाँ पर म्यूजिक सुनने तो नहीं आई, तो बताओ कि तुम कौन हो। ल्यूली कहती है कि मैं यहाँ पर सच में म्यूजिक सुनने ही आई हूँ। चाहते चाहते वो इतने सारे पैसों में से उसे सिर्फ एक चवन्नी ही देकर जाती है। उसके बाद ल्यूली अपने मेंशन में वापस आ जाती है। युवानवी आकर कहती है कि उस जियामिन ने हमारा फूड सप्लाई बंद करवा दिया है, ऊपर से वो मुझे रास्ते में बुली कर रही थी। इस बात का बदला तो हमें लेना ही चाहिए। ल्यूली कहती है कि मैं अपना मार्शल
मार्शल आर्ट उसे नहीं दिखा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी हुआ फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। हमें खाने का इंतजाम किसी और तरीके से करना पड़ेगा। इतना सोचकर वो कुछ गिफ्ट लेकर मिनिस्टर तियान के घर पर जाती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन जब मिनिस्टर तियान घर के बाहर नहीं आते तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ल्यूली तो कितनी ज्यादा बीमार है, इस हालत में उसे इस तरह से बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए। मिनिस्टर तियान जानबूझकर इस बेचारी के साथ ऐसा कर रहे हैं। सभी लोग मिनिस्टर तियान को गालियां देने लगते हैं। तो ये सुनकर मिनिस्टर तियान ल्यूली को अंदर बुला लेते हैं। जियामिन देखती है कि ल्यूली खांस रही है। उसे अपने पेरेंट्स को सच बताना था कि ये बस बीमार होने का नाटक कर रही है, लेकिन वो ये बात अपने पेरेंट्स को कैसे बताती। अगर वो ये कहती कि उसने ल्यूली को कल सिंगलिंग पेविलियन में देखा था तो उसका फंडा भी अपने आप फूट जाएगा कि वो भी कल अपने प्यारे यूनहान को सिंगलिंग पेविलियन में देखने गई थी। ल्यूली प्रिंसेस शूनान की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है, तो प्रिंसेस शूनान उससे खुश होकर उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। ल्यूली बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खा रही थी एंड कहती है कि ये खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मैंने आज से पहले इतना ज्यादा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। मैं बहुत ही ज्यादा खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती वरना मुझे आपके सामने एम्बेरस होना पड़ेगा। प्रिंसेस शूनान कहती है कि नहीं, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। वो जाते टाइम बचा हुआ खाना उसे पैक करके भी देती है। ल्यूली को वहाँ पर एक ग्लोब पसंद आ जाता है, तो प्रिंसेस शूनान कहती है कि आज से ये तुम्हारा हुआ। जियामिन को ये सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है। ल्यूली सोचती है कि तुमने मेरा फूड सप्लाई बंद करवा दिया था ना, ये उस बात का बदला है। उसके बाद ल्यूली घर जा रही थी। जाते टाइम उसे मिनिस्टर तियान के घर पर एक पेड़ पसंद आ जाता है, तो प्रिंसेस शूनान कहती है कि इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर युआनशु को खबर मिलती है कि ल्यूली मिनिस्टर तियान के घर पर गई थी एंड मिनिस्टर तियान ने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। ये सुनने के बाद युआनशु ल्यूली का अपने मेंशन के सामने इंतजार करने लगता है। ल्यूली का कैरेज उसी रास्ते से गुजरता है, तो वो क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है कि जल्दी से रास्ता बदलो, लेकिन युआनवी कहती है कि यहाँ रास्ता बदलने की कोई जगह है ही नहीं। ल्यूली कहती है कि तुमने ठीक कहा, अब तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। ल्यूली कैरेज से नीचे उतरकर क्राउन प्रिंस को देखती है। वो सोचती है कि ये तो प्लान बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम मिनिस्टर तियान के घर पर गई थी, दिखने से लगता है कि तुम्हें तो बड़ा फायदा हो गया है। वैसे तुम क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हो? ल्यूली सोचती है कि कितना बेशरम है, सामने से गिफ्ट मांग रहा है। इतना हैंडसम होने का क्या फायदा, जबकि इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। ल्यूली युआनवी की तरफ देखती है। युआनवी चाहती है एंड सोचती है कि हमने मिनिस्टर तियान को जो गिफ्ट दिया था, क्राउन प्रिंस को भी वही देना चाहिए। युआनशु जब उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें पैनकेक थे। वो कहता है कि तो तुम क्या मुझे ये देना चाहती हो? ल्यूली पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उसे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो क्राउन प्रिंस हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे ऑलरेडी हो गए। युआनशु कहता है कि नहीं, मुझे ये गिफ्ट पसंद आया। युआनशु का पैसे पकड़ने का तरीका देखकर ल्यूली सोचती है कि अच्छा, तो मैं उस म्यूजिशियन से मिली थी, वो असल में ये था। फिर युआनशु उसे अपने मेंशन में बुलाता है। वहाँ पर युआनशु की एक बिल्ली भी थी। युआनशु ल्यूली से कहता है कि ये बिल्ली पिछले 5 सालों से मेरे साथ ही रह रही है, इसका नाम हुआ। तो ल्यूली कहती है कि हाँ बोलो। क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि मेरी बिल्ली का नाम फाफा है। ल्यूली कहती है कि फाफा, ये नाम तो काफी ज्यादा क्यूट है। ल्यूली ने जो पहले उसे लेटर्स भिजवाए थे, युआनशु उसे निकालकर पढ़ने लगता है। वो कहता है कि आज तो मेरे डैड ने मुझे धनुष बांध दिए, मैं तो आर्चरी में फर्स्ट प्लेस पर आती हूँ। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन क्राउन प्रिंस, कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे पास तो एक बिल्ली भी नहीं है। मैं तो पैदाइशी स्ट्रॉन्ग हूँ एंड लड़ने में मेरा कोई जवाब नहीं। ये सुनकर ल्यूली कहती है कि मैं पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, लेकिन जब युद्ध हुआ तो किसी ने मुझे जहर दे दिया। जहर के कारण मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गई। युआनशु कहता है कि जब जहर की बात निकल ही गई है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बचपन में तुमने मुझे जहर की बोतल भेजी थी। ये सुनकर ल्यूली बेहोश होकर गिरने वाली थी। युआनशु उसे पकड़ने आ रहा था, लेकिन युआनवी आकर उसे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मेरी लेडी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। बाहर निकलने के बाद ल्यूली कहती है कि मुझे पता नहीं था कि उसने मेरे भेजे हुए लेटर्स को अभी तक संभाल कर रखा होगा एंड वो जहर की बोतल मैंने तो बस उसे ऐसे ही भेज दी थी। तभी ही वो सुनती है कि कोई भिखारी गाना गा रहा है। एक्चुअली में ये गाना सरहद पर रहने वाले सैनिक गाया करते थे। ल्यूली उस भिखारी के पास जाकर उसे देखकर कहती है कि अंकल सॉन्ग,
क्या ये आप हैं? वो भिखारी कहता है कि लड़की, तुमने किसी गलत आदमी को पहचान लिया है। ल्यूली कहती है कि नहीं, आप ही अंकल सॉन्ग है। अब मैं यहाँ कैपिटल में वापस आ गई हूँ, तो आप मेरे घर पर रहने के लिए आ सकते हैं। तो वो भिखारी कहता है कि मुझे नहीं आना, मैं अपनी केयर फ्री लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास मेरी शराब है, तो मुझे और क्या चाहिए। युवानवी कहती है कि अंकल सॉन्ग को क्या हुआ है? तो ल्यूली कहती है कि युद्ध के दौरान उसके पैर में इंजरी आ गई, वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उसने हमसे ऐसा कहा। रात में जिन्पो के वो नमूने फिर से ल्यूली पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके सामने अंकल सॉन्ग खड़े थे। अगली सुबह अंकल सॉन्ग ल्यूली के पास जाकर उसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं तुम्हारी सेफ रखने में मदद करूंगा। ल्यूली भी इसके लिए मान जाती। युवानवी कुछ सर्वेंट को हायर करती है, उसमें से एक जी हुआई भी था। ल्यूली घर का फॉर्मेशन युवानवी को देकर चली जाती है। युवानवी उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सभी सर्वेंट को काम दे रही थी। जी हुआई आकर कहता है कि यह फॉर्मेशन काफी उल्टा पुल्टा है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो युवानवी कहती है कि मेरी मिस ने इसी तरह से काम करने को कहा है, तो तुम भी वैसे ही करो। दूर से अंकल सॉन्ग उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अंकल सॉन्ग को जी हुआई कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन युवानवी, उसके दिल में तो जी हुआई के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बन जाती है। अगले सीन में जी हुआई युवानशु से मिलने के लिए गया था। युवानशु से कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम हुआ फैमिली में अपना कोई स्पाई भेजो, लेकिन तुम तो वहाँ नौकर ही बन गए। जी हुआई कहता है कि यह काफी लंबी कहानी है। युवानशु से पूछता है कि वैसे ल्यूली तुम्हें क्या कुछ अजीब लगी? तो वो कहता है कि ल्यूली काफी ज्यादा काइंड है, वो अपने सर्वेंट का अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने अपना घर का फॉर्मेशन बदल दिया। युवानशु कहता है कि देखा, मुझे तो पता ही था कि यह औरत जितनी बाहर से मासूम दिखने का नाटक करती है, उतनी ही अंदर से शातिर है। अगले सीन में जी हुआई फिर से ल्यूली के मेंशन में काम करने के लिए वापस आता है, तो ल्यूली उसे काम से निकाल देती है। जी हुआई उसे पूछता है कि ये तो अनफेयर है, मैं ही क्यों, तुम मुझे ही सिर्फ क्यों निकाल रही हो? ल्यूली उसे कहती है कि तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम काफी टैलेंटेड हो, तो तुम्हें दूसरी जगह पर जॉब मिल जाएगी। जी हुआई को निकालने के बाद सारे सर्वेंट डर जाते हैं कि कहीं ल्यूली उन्हें भी ना निकाल दे, इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। युवानवी थोड़ी नाराज थी, वो कहती है कि तुमने शाओबाई को क्यों निकाला? दरअसल में जी हुआई ने इन लोगों को अपना नाम शाओबाई बताया था, इसलिए युवानवी उसे शाओबाई कह के बुला रही थी। ल्यूली कहती है कि शाओबाई के जाने के बाद सारे सर्वेंट काफी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। युवानवी कहती है कि लेकिन शाओबाई भी तो अच्छा काम कर रहा था ना। तो अंकल सॉन्ग कहते हैं कि उसे घर के फॉर्मेशन के बारे में पता है, तो वो कोई आम इंसान नहीं होगा। रात में सभी लोगों के सोने के बाद जिन्पो के वो नमूने बाहर आते हैं। उनका लीडर कहता है कि चलो आज तो झंडे गाड़ ही देते हैं। जैसे ही ये नमूने हुआ मेंशन के अंदर एंटर होते हैं, तो वो एक के बाद एक मुसीबत में पड़ने लगते हैं, क्योंकि ल्यूली ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो एक मैकेनिज्म ट्रैप था। सुबह सुबह युवानशु को खबर मिलती है कि हुआ मेंशन में हमलावर आए हैं, तो वो भागा हुआ देखने के लिए जाता है। ल्यूली कहती है कि मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, ये कैपिटल कितना ज्यादा डेंजरस है। युवानशु सोचता है कि लो, फिर से इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। युवानवी कहती है कि जब मैं सुबह उठी तो ये सारे लोग इसी तरह से पड़े हुए थे। युवानशु उस जगह को ध्यान से देख रहा था। वो सोचता है कि इसने जानबूझकर घर के फॉर्मेशन को बदला ताकि वो मैकेनिज्म ट्रैप बना सके। ल्यूली कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे डैड ने मेरी सेफ्टी के लिए युवानवी और अंकल सॉन्ग को यहाँ पर भेजा, वरना मैं तो मर ही जाती। युवानशु कहता है कि यहाँ पर तो काफी कुछ बदल गया है। वैसे ल्यूली, कल तुम्हें मैजेस्टी से मिलने के लिए इंपीरियल कोर्ट जाना है, तो कल के लिए तुम रेडी रहना। युवानशु घर आने के बाद जी हुआई को वो सारी बातें बता रहा था कि हमलावर को उसने कैसे पकड़ा। जी हुआई कहता है कि अच्छा, तो वो फॉर्मेशन उसने इसीलिए बनाया था। युवानशु कहता है कि मुझे तो ये बात पहले से ही पता है कि ये औरत एक चालाक लोमड़ी है। अगले दिन ल्यूली उठती है। वो युवानवी से कहती है कि तुम मुझे साधारण तरीके से तैयार कर दो, अगर मैं वहाँ पर सच धज कर गई तो ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ पर तीन तिगड़ा वो ल्यूली को फंसाने के लिए प्लान बना रहे थे एंड बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद हम युवानशु के बड़े भाई युवान हाउ को देखते हैं। वो अपना घोड़ा काफी ज्यादा तेजी से चला रहा था।
वो कहता है कि आज मुझे क्राउन प्रिंस से जल्दी इंपीरियल कोर्ट पहुंचना है। युआनशु ल्यूली के साथ गैरेज में आ रहा था, तभी ही युआन हाउ उसे टेक ओवर करके चला जाता है। अब वो इतनी ज्यादा तेजी से जा रहा था कि युआनशु के सर्वेंट को ब्रेक लगाना पड़ता है एंड गैरेज के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है। युआनशु चिल्लाकर कहता है कि कौन था, तो उसका सर्वेंट कहता है कि प्रिंस युआन हाउ। युआनशु कहता है कि ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा, इसे हमेशा ही मुझसे बेतुकी रेस लगाने में मजा आता है। इंपीरियल कोर्ट जल्दी पहुंचकर उसे पता नहीं कौन सी धाड़ मारनी है। अगले सीन में ल्यूली और युआनशु इंपीरियल कोर्ट पहुंच जाते हैं। ल्यूली कहती है कि मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और ज्यादा नहीं चला जाएगा। युआनशु कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। दूर से युआन हाउ उन दोनों को देखकर कहता है कि जरा देखो उसे, लड़की को दिन दहाड़े बुली कर रहा है, बेचारी हॉस्टेज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे इस तरह से ट्रीट करेगा। आगे ल्यूली एम्परर से मिलती है। एम्परर उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। मिनिस्टर तियान सोचते हैं कि अब तू देख कि मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही ल्यूली कहती है कि क्राउन प्रिंस और बाकी सारी मंत्रियों ने मुझे अच्छी तरीके से रखा है, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। ल्यूली एम्परर के सामने सभी लोगों की काफी तारीफ करती है, तो ये सुनने के बाद 3 तिगड़ा का प्लान फ्लॉप हो जाता है। युआन हाउ कहता है कि जब से ल्यूली कैपिटल आई है तब से ही कोई उसे परेशान कर रहा है, तो योर मैजेस्टी मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। युआन हाउ का ये इशारा क्राउन प्रिंस की तरफ था। फिर वो कहता है कि वॉर तो कब की खत्म हो गई है, जिन्पो के साथ हमने अच्छी तरीके से समझौता भी कर लिया है, तो अब हमें हुआ फैमिली को वापस कैपिटल बुला लेना चाहिए। खामखा हम मिलिट्री फंड में पैसा क्यों बर्बाद करें। ये सुनकर ल्यूली कहती है कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो डैड ने मुझसे कहा कि मैं आपको 2 गिफ्ट दूं। एम्परर कहते हैं कि ठीक है। ल्यूली कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, इसके लिए आपको पहले बाहर आना पड़ेगा। युआनशु कहता है कि पैनकेक ही तो देने वाली है, उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। बाहर ल्यूली जिन्पो और जिनराजा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी डिस्प्ले दिखा रही थी। वो कहती है कि इस युद्ध को जीतने के लिए हुआ आर्मी ने अपनी जी जान लगा दी थी, क्योंकि ये युद्ध जीतना काफी ज्यादा मुश्किल था। सभी लोग बस ये देख रहे हैं कि हुआ आर्मी अभी तक सरहद पर है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कितने सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए, कितनों ने अपनी जान गंवा दी, वहाँ पर कितनी खून की नदियाँ बही। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पति को खोया। क्यों? ताकि हम जैसे लोग यहाँ पर शांति से रह सके। ल्यूली स्पीच सुनाते हुए काफी ज्यादा जोश में आ गई थी, तो युआनशु उसके पास जाकर कहता है कि ल्यूली, तो वो कहती है कि क्या है। युआनशु कहता है कि तुम क्या बीमार नहीं थी। ल्यूली फिर से बेचारी बन जाती है एंड कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। वो बेहोश होने का नाटक करती है, तो युआनशु उसे संभालता है एंड उसकी मेडिसिन भी देता है। एम्परर सोल्जर्स की कहानी सुनकर ल्यूली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो ल्यूली कहती है कि 18। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारी उम्र तो शादी लायक है, क्या तुम्हें कोई पसंद है। वो कहती है कि नहीं। एम्परर कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारी मैरिज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हारी शादी इस कैपिटल के सबसे अच्छे लड़के से कराऊंगा। इतना कहकर एम्परर यूनुक से कहते हैं कि जाओ कॉन्सर्शियान से कहो कि मुझे उससे बात करनी है। ये सुनकर युआन हाउ तो बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि कॉन्सर्शियान उसकी माँ है एंड उसकी माँ से मिलना मतलब एम्परर के मन में जरूर ये चल रहा है कि वो ल्यूली की शादी युआन हाउ से कराना चाहते हैं। युआन हाउ कहता है कि एम्परर ने तो ठीक कहा, इस पूरे कैपिटल में मैं ही तो सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। कॉन्सर्शियान को जब ये पता लगता है तो वो एम्परर के पास आकर कहती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, आप उसकी शादी किसी जनरल की बेटी से नहीं करा सकते, वरना वो मुसीबत में पड़ जाएगा। एम्परर कहते हैं कि युआन हाउ 26 साल का है, क्या अभी भी वो तुम्हें बच्चा लगता है। युआनशु तभी ही बीच में बोल पड़ता है कि माना कि वो 26 साल का है, लेकिन एक माँ के लिए तो वो बच्चा ही है ना, तो आप थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिए। एम्परर कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में ल्यूली घर वापस जा रही थी, तभी ही युआन हाउ का घोड़ा तेजी से उसकी तरफ आता है, तो ल्यूली जानबूझकर डरने का नाटक करती है। युआन हाउ कहता है कि अब क्या है, ये सिर्फ एक घोड़े से डर गई। युआनशु एम्परर से कह रहा था कि क्या आप सच में ल्यूली की शादी युआन हाउ से कराना चाहते हैं। एम्परर कहते हैं कि क्यों तुम्हें उससे शादी करनी है। इस पर वो कुछ नहीं बोलता। एक सर्वेंट आकर कहता है कि युआन हाउ के घोड़े को देखकर ल्यूली डर गई एंड रास्ते में ही बेहोश हो गई। ये सुनकर युआनशु तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे इंपीरियल डॉक्टर चाहिए ताकि मैं ल्यूली का इलाज करा सकूं। एम्परर कहते हैं कि तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी मुझे जनरल हुआ की बेटी का ध्यान अच्छी तरीके से रखना है। अगले सीन में युआनशु ल्यूली के घर पर इंपीरियल डॉक्टर को लेकर आता है। जैसे ही इंपीरियल डॉक्टर ल्यूली को चेक करने के लिए जाते हैं
तो ल्यूली अपने हाथ को प्रेस कर देती है ताकि खून का फ्लो रिस्ट तक ना जा सके। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा बीमार है। युआनशु कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। युआनवी कहती है कि आप उसे स्पेशली देखने के लिए आए, इसलिए मेरी मिस काफी ज्यादा खुश है। युआनशु कहता है कि तुमने घोड़े से डरने का नाटक इसीलिए तो नहीं किया ना ताकि तुम युआन हाउस से शादी ना कर सको। ल्यूली कहती है कि भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगी, वैसे भी एम्परर ने तो ऑर्डर दे दिया है कि मुझे युआन हाउस से शादी करनी पड़ेगी, तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उसे मना कर सकूं। युआनशु कहता है कि तो तुम क्या सच में युआन हाउस से शादी करने वाली हो। ल्यूली कहती है कि करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं एम्परर को मना नहीं कर सकती। और जहाँ तक युआन हाउ की बात है तो उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस भरा है, ऊपर से मुझे कॉन्फिडेंट लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर युआनशु बाहर जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इंपीरियल डॉक्टर को तुम ये कहना कि वो ल्यूली को सबसे ज्यादा कड़वी से कड़वी दवा दे एंड मेक श्योर कि वो इस पूरी दवा को पी जाए। बहुत कह रही थी ना कि उसे कॉन्फिडेंट लड़के पसंद है, यहाँ पर ल्यूली उसे सबसे ज्यादा कड़वी से कड़वी दवाई दी जाती है। ल्यूली को वो नहीं पीनी थी, लेकिन गार्ड उसके सामने ही खड़ा था तो उसे जबरदस्ती ये पीनी पड़ती है। कॉन्सर्ट शियान ल्यूली को अपने पैलेस पर छोटी सी पार्टी में इनवाइट करती है। ल्यूली कहती है कि यह कॉन्सर्ट शियान मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। उसने जरूर ये रूमर सुना होगा कि मैं युआन हाउ के घोड़े को देखकर डर गई। शायद वो इस बात का बदला मुझसे लेना चाहती होगी, क्योंकि उस घोड़े वाले इंसिडेंट के बाद प्रिंस युआन हाउ की बदनामी काफी ज्यादा हुई। दूसरी तरफ जियामिन और वेनिन दोनों को ही ऐसा सेम इनविटेशन मिलता है। जियामिन को तो वहाँ नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पर ल्यूली भी आ रही थी, लेकिन वेनिन उसे कहती है कि तुम्हारा उस गांव की गवार लड़की से कोई मुकाबला नहीं है, तुम कहाँ और वो कहाँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर प्रिंस युआन हाउ भी आने वाले हैं, अगर तुम वहाँ गई ना तो वो ल्यूली को छोड़कर तुम पर ही ध्यान देगा। ये सुनने के बाद जियामिन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। ल्यूली जाने से पहले डायरिया की बोतल की दवा ले लेती है। तभी ही वहाँ पर युआनवी चिल्लाते हुए आती है एंड कहती है कि उस जियामिन ने मुझे फिर से बुली किया। ल्यूली कहती है कि क्या उसने फिर से हमारा फूड सप्लाई बंद करवा दिया, तो युआनवी कहती है कि नहीं, इस बार फूड सप्लाई नहीं लेकिन कपड़ों का सप्लाई बंद करवा दिया। मैं जिस भी दुकान में गई उन लोगों ने मुझे कपड़े ही नहीं दिए। ल्यूली कहती है कि ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। युआनवी कहती है कि तुम्हें पार्टी में जाना है और तुम्हारे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है। ल्यूली कहती है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरे पास कपड़े नहीं है। इतना कहकर वो पर्दे की तरफ देखती है। युआनशु को खबर मिलती है कि कॉन्सर्ट शियान ने ल्यूली को अपने घर पर छोटी सी पार्टी में इन्वाइट किया है एंड ल्यूली अभी उसकी तैयारियां कर रही है। युआनशु सोचता है कि क्या ल्यूली मेरे भाई से शादी करने के लिए इतना ज्यादा मरी जा रही है, लेकिन रुको, जैसी उसकी पर्सनालिटी है वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। मुझे ये जानना है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं। वेनिन ल्यूली को देखकर उसके कपड़ों का मजाक बनाती है एंड कहती है कि तुम ये क्या पहनकर आ गई, क्या तुम्हारे पास कोई नए कपड़े नहीं थे। इस पर ल्यूली उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद जियामिन अपना स्वॉर्ड वाला डांस सबको दिखाती है। डांस खत्म हो जाने के बाद कॉन्सर्ट शियान जियामिन से कहती है कि तुमने तो आज काफी ज्यादा अच्छा डांस किया है, लगता है कि ये तुमने अपनी माँ से सीखा है। जियामिन कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। वैसे ल्यूली, तुम्हारी भी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया होगा कि तुम अपने टैलेंट को प्रदर्शित करना पसंद करोगी। ये सुनकर ल्यूली अपने क्लॉक को उतारती है एंड कॉन्सर्ट शियान से कहती है कि मैं आपके सामने अपना छोटा सा डांस प्रदर्शित करना चाहती हूँ। ल्यूली की ड्रेस को देखने के बाद सारी लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद ल्यूली डांस करना शुरू करती है। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। युआनशु ल्यूली को डांस करते हुए ध्यान से देख रहा था। कॉन्सर्ट शियान सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ल्यूली को इतना अच्छा डांस आता होगा। मैं तो उसे यहाँ पर बुलाकर ये दिखाना चाहती थी कि वो मेरे बेटे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लेकिन ये ल्यूली बहुत ही ज्यादा शातिर है। वो मुझे हर बार मात क्यों दे रही है। उसके बाद हम जिनपो के वो दो नमूनों को देखते हैं। वो यहाँ पर लड़की बनकर आए थे ताकि वो लोग इस पार्टी में ड्रिंक में जहर मिलाकर ल्यूली को दे सके। जियामिन ल्यूली को अपने पास बुलाती है ताकि वो फिर से उसकी बेइज्जती कर सके। ल्यूली देखती है कि प्रिंस युआन हाउ इसी तरफ आ रहा है, तो वो जियामिन से कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे टारगेट क्यों करती रहती हो, क्या तुम भी युआन हाउ को पसंद करती हो। जियामिन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मेरा ध्यान तो सिर्फ यूनहान जैसे हैंडसम लड़के ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। युआन हाउ तभी ही जियामिन के पास आकर कहता है कि देखो लड़की, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, तो तुम्हें मेरी बराबरी उस युआन हाउ से नहीं करनी चाहिए। भाई ये सुनने के बाद तो जियामिन वहाँ से चुपचाप चली ही जाती है। कॉन्सर्ट शियान युआन हाउ से कहती है कि तुम ल्यूली से माफी मांगो क्योंकि वो तुम्हारे घोड़े को देखकर डर गई थी।
युआन हाउ एक राजकुमार था, वो भला सॉरी कैसे कहता। ल्यूली कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कॉन्सर्शियन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी नहीं मांगनी तो ये लो लाठी और लाठी से युआन हाउ को सबके सामने मारो। ल्यूली बेचारी बनते हुए कहती है कि मुझे ये नहीं करना है, अगर मैंने युआन हाउ को मारा तो मुझे तो मौत की सज़ा हो जाएगी। वहाँ खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कॉन्सर्शियन तो ल्यूली पर सख्ती बरसा रही है, वो उसे ज़बरदस्ती ये कह रही है कि वो उसके बेटे को मारे। ये सुनने के बाद कॉन्सर्शियन समझ जाती है कि ये ल्यूली बेचारी बनने का नाटक कर रही है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है तो वो खुद ही युआन हाउ को पीटने लगती है। ल्यूली साइड में जाकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि इस कॉन्सर्शियन से तो पीछा छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुझे कोई ढांसू प्लान सोचना पड़ेगा। तभी ही उसकी नज़रें इन दो नमूनों पर पड़ती है। वो कहती है कि मिल गया प्लान, ये दोनों तो सही टाइम पर आए हैं। वो उन दोनों को पास बुलाकर कहती है कि मुझे ड्रिंक सर्व करो। ये दोनों सोचते हैं कि यही सही मौका है। वो दोनों उसकी ड्रिंक में जहर मिलाने वाले थे, लेकिन जहर की बोतल तभी ही नीचे गिर जाती है। ल्यूली इस बात का फायदा उठाकर जहर की बोतल को डायरिया की बोतल से बदल देती है। युआनशु ने दूर से ये सारा नज़ारा देख लिया था। वो ल्यूली के पास आता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि इस ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो है। वो उस ड्रिंक को पीने के लिए चाहता है, लेकिन उससे पहले ही ल्यूली इस ड्रिंक को कटक जाती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद ल्यूली युआनशु की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर आता है। वो उस जहर की बोतल को देखकर कहता है कि इस जहर को पीने के बाद इंसान कुछ ही पलों में मर जाता है। कॉन्सर्शियन कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैंने इसे जहर नहीं दिया है। मरने की खबर सुनकर युआनशु काफी पैनिक हो जाता है। ल्यूली जो कि बेहोश नहीं थी, वो सोचती है कि लगता है कि डायरिया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो एकदम से उठती है। उसे जिंदा देखकर सारे लोग शॉक, लेकिन ल्यूली वो किसी भी बात की परवाह ना करते हुए सीधा टॉयलेट के लिए चली जाती है। अगले सीन में ल्यूली यहाँ से वापस जा रही थी तो युआनशु आकर कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ल्यूली को ठंड लग रही थी तो वो अपना क्लॉक उतारकर ल्यूली को पहना देता है। ल्यूली उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो, तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये जवाब सुनने के बाद ल्यूली अपने कैरेज में बैठ जाती है एंड बैठने के तुरंत बाद उसे खून की उल्टी होती है। युआनवी चिल्लाने वाली थी, लेकिन ल्यूली उसे कहती है कि किसी को कुछ भी पता मत लगने देना। वो सीधा घर आती है एंड अंकल सॉन्ग से कहती है कि मेरे डैड का एंटीडोट मुझे दो क्योंकि मुझे जहर दिया गया है। एम्परर कॉन्सर्शियन को डांट रहे थे कि तुमने क्या सोचकर ल्यूली से बदला लिया और क्या सोचकर तुमने अपने बेटे को मारा। ये सुनकर कॉन्सर्शियन रोने जैसा मुंह बना देती है तो एम्परर उसे कहते हैं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने बेटे की इज्जत को सबके सामने मिट्टी में मिला दिया है, और जहाँ तक उन दोनों की शादी के बारे में है तो अभी के लिए हम इस बात को रहने देते हैं। ये सुनकर कॉन्सर्शियन कहती है कि सच, तो एम्परर कहते हैं कि जरा देखो इस औरत को, इतना बड़ा कांड करके आई है लेकिन पछतावे की एक लकीर इसके चेहरे पर मुझे नहीं दिख रही। ल्यूली एंटीडोट लेने के बाद ठीक हो जाती है। युआनवी कहती है कि हमें क्राउन प्रिंस को ये बात बता देनी चाहिए कि तुम्हें सच में जहर दिया गया था। ल्यूली कहती है कि दिखने से ऐसा लगता है कि मुझे सच में कोई जहर देकर मारना चाहता था, अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और जहाँ तक क्राउन प्रिंस की बात है तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक हम उसे अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। युआनशु ज़ीहुआई से कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ल्यूली ने अपने आप को खुद जहर दिया, ऊपर से उसने जहर की बोतल को डायरिया की बोतल से बदल दिया। ज़ीहुआई कहता है कि ल्यूली तो सच में पहुंची हुई चीज है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि प्रिंस युआन हाउ ल्यूली के घर पर उसे देखने गए हैं। युआनशु कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। दूसरी तरफ ल्यूली के घर पर प्रिंस युआन हाउ कब से बैठा था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ल्यूली उसे कहती है कि देखो ना, दोपहर हो गई है। तो प्रिंस युआन हाउ कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, अभी तो लंच टाइम है, तो चलो हम लोग साथ में खाते हैं। तभी ही वहाँ पर युआनशु आ जाता है। युआनशु देखता है कि युआन हाउ ल्यूली को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उसे ये देखकर थोड़ी जलन होती है। आगे ल्यूली उन दोनों को सादा खाना देती है। उस खाने को देखने के बाद उन दोनों की भूख ही मर जाती है एंड वो दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। युआन हाउ युआनशु से कहता है कि मेरी शादी जल्दी ही ल्यूली से होने वाली है, ल्यूली मेरी फ्यूचर पत्नी है, तो तुम्हें उसके घर पर इतना ज्यादा मंडराना नहीं चाहिए। तुमने क्या अभी अभी ये नहीं देखा कि ल्यूली मुझे कितने प्यार से लंच दे रही थी? हमारा बॉन्ड तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। युआनशु से कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि एम्परर ने तुम दोनों की शादी को अभी के लिए खारिज कर दिया है। आगे युआनशु यूनहान से मिलने के लिए चाहता है।
यूनहान अभी जिनपो के हमलावर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे ल्यूली पर भी शक हो रहा था क्योंकि जिनपो के हमलावर सिर्फ और सिर्फ ल्यूली पर ही निशाना साधे हुए हैं। यूनहान और युआनशु को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। अगले दिन युआनशु ल्यूली को लेकर अखाड़े पर आता है एंड आते ही सीधा उसके रिंग के अंदर भेज देता है। ऐसा करके वो ल्यूली का मार्शल आर्ट देखना चाहता था। ल्यूली भी इस बात को समझ जाती है, इसीलिए वो उन दोनों रेसलर से दूर दूर भाग रही थी। युआन हाउ ल्यूली की मदद ना करने चाहे, इसीलिए युआनशु उसके कपड़ों को चेयर से बांध देता है, लेकिन युआन हाउ तो फिर भी इसी तरह से ल्यूली की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ल्यूली देखती है कि युआनशु एग्जैक्ट उसके पीछे ही खड़ा है, तो वो भागकर उसके गले लग जाती है एंड नीचे गिर जाती है। तभी ही एक रेसलर युआनशु के ऊपर आकर गिरता है, तो कुछ इस तरह से ल्यूली अपना बदला ले लेती है। घर आने के बाद ल्यूली काफी ज्यादा हंस रही थी। युवानवी उसे कहती है कि तुम किसी और के ऊपर भी तो गिर सकती थी, क्राउन प्रिंस ही क्यों? ल्यूली कहती है कि मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे मिलने के बाद कितना अनलकी हो गया है। तभी ही युआनशु उसके घर पर आता है। ल्यूली कहती है कि क्या मेरी ट्रिक काम नहीं की? युवानवी कहती है कि कहीं वो हमसे बदला लेने तो नहीं आया ना। ल्यूली उसके पास जाती है तो युवानवी आकर कहती है कि दूर रहो। ल्यूली से कहती है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगी, तुम यहाँ से जल्दी से भागो। युवानशु कहता है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मिस को कोई हार्म पहुँचाने नहीं आया। आगे वो उसे लेकर बाहर जाता है। वो उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ल्यूली ये बात पहले ही समझ जाती है, इसलिए वो उसे बोलने का कोई भी मौका नहीं देती। तो युवानशु उसका हैंकरचीफ देता है। ल्यूली ये देखकर शॉक, वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा हैंकरचीफ कहाँ से आया? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने सिक्रेटिव बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुलकर मुझे सारी बातें बता सकती हो। ल्यूली कहती है कि देखो ना कितना लेट हो गया है, मुझे अब घर जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने की ट्राई करती है तो युआनशु से रोकता है एंड इस चक्कर में उसका पैर उसके कपड़ों पर लग जाता है और उसका रिजल्ट ये आता है। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी ही वहाँ पर युआन हाउ आ जाता है। युआनशु कहता है कि तुम फिर से आ गए, तो युआन हाउ कहता है कि ये मेरी जगह है, ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों ही देखते हैं कि उन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। युआन हाउ ल्यूली से कहता है कि तुम भूली तो नहीं हो ना कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है? वो कहती है कि नहीं। युआन हाउ कहता है कि तुम आज नहीं तो कल मेरी वाइफ बन ही जाओगी। ये सुनकर युआनशु को उस पर गुस्सा आता है। ल्यूली सोचती है कि ये युआन हाउ तो मेरी बाहर निकलने में मदद कर रहा है, मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। वो युआनशु से कहती है कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से होने जा रही है, तो यही अच्छा होगा कि हम दोनों फ्यूचर में कम ही मिले। इतना कहकर वो युआन हाउ के साथ वहाँ से चली जाती है। युआनशु कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर ये बताना चाहता था कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। फिर वो घर आता है। वो जीहुआई के साथ ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं उस पर कितना भरोसा करता हूँ, लेकिन वो है कि मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं करती। मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मेरी तो कोई पड़ी ही नहीं। युआनशु जब अगले दिन उठता है तो उसे याद आता है कि उसने पीने के बाद कौन कौन से कांड किए। वो जल्दी से ल्यूली से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन युवानवी बाहर आकर कहती है कि मेरी मिस ने ये कहा कि रूमर ज्यादा ना फैले, इसलिए वो आपसे नहीं मिलना चाहती। इस पर युआनशु कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं उससे मिलने आया हूँ? इंपीरियल कोर्ट में एम्परर सभी लोगों से ये कह रहे थे कि अब उन्हें जिनपो के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। वो ये सारा काम स्टेट असेंबली में करने वाले थे। तो युआन हाउ कहता है कि आप इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दीजिए। युआनशु कहता है कि स्टेट असेंबली बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो योर मैजेस्टी आप थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिए। एम्परर कहते हैं कि तुमने तो ठीक कहा, स्टेट असेंबली के सेरेमोनियल ऑफिसर के लिए अब मैं कंपटीशन रखूंगा, जो भी इसमें जीतेगा मैं उसे ही वो ऑफिसर बनाऊंगा। जब इसके बारे में ल्यूली को पता लगता है तो वो कहती है कि युआन हाउ कभी भी सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। अगर वो सेरेमोनियल ऑफिसर बन गया तो वो सरहद पर रहने वाली आर्मी को डिसबैंड कर देगा। युआनवी कहती है कि अगर सरहद पर से आर्मी एक बार वापस आ गई तो जिनपो हम पर फिर से हमला कर देंगे। ये युआन हाउ इतना ज्यादा स्टूपिड है या फिर वो कोई बुरा इंसान है? ल्यूली कहती है कि वो बस अमीर बाप की बेवकूफ औलाद है। अब हमें युआन हाउ की टक्कर का ही कोई ढूंढना पड़ेगा जो कि सेरेमोनियल ऑफिसर बनने के लायक हो। युआनवी कहती है कि इस पूरे कैपिटल में युआन हाउ की टक्कर का सिर्फ एक ही बंदा है एंड वो है खुद क्राउन प्रिंस। अब ये सुनने के बाद ल्यूली युआनशु से मिलने के लिए जाती है।
युआनशु कहता है कि ये इतनी जल्दी आ गई, मैंने सोचा नहीं था। फिर वो अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करके बाहर जाता है एंड ल्यूली से कहता है कि तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि अब हमें कब मिलना चाहिए, फिर तुम मेरे जैसे जंगली जानवर से क्यों मिलने आई हो। ल्यूली कहती है कि तुम खुद को जंगली जानवर कहना बंद कर दो, वैसे भी उस टाइम पर मैंने बस ऐसा ही कह दिया था, मेरी मति मारी गई थी, मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम माफ़ी मांगने के लिए क्या करोगी। ये सुनकर ल्यूली उसे बाथरूम में लेकर आती है। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। उसका दिमाग तो कहीं और जा रहा था, लेकिन ल्यूली उसे सीधा नहाने के लिए भेज देती है। ल्यूली बाहर जाने के बाद सोचती है कि रॉक बाथिंग से युआनशु काफी ज्यादा खुश हो जाएगा एंड पहले जो गलतफहमी थी हमारे बीच में वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर युआनशु को पत्थर घिस घिस कर नहलाया जा रहा था। वो ठहरा बेचारा नाजुक कला जैसा, वो ये ज्यादा सहन नहीं कर पाता एंड तुरंत बाहर आ जाता है। ल्यूली कहती है कि तुम्हें मजा आया, तो वो कहता है कि हुआ ल्यूली, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये ट्रिक आजमाई, तुम काफी ज्यादा बुरी हो। अब ल्यूली का ये प्लान फ्लॉप हो गया था, तो युआनवी उसे कढ़ाई करने के बारे में बताती है। ल्यूली को ये बिल्कुल भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो युआनशु को मनाने के लिए ये करती है। युआन हाउ म्यूजिशियन ढूंढने के लिए सिंगलिंग गार्डन में आया था, वहाँ पर उसे जियामिन मिल जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर बेस्ट म्यूजिशियन को ढूंढने आए हो ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं। आगे जियामिन युआन हाउ के साथ मिलकर पब्लिसिटी कर रही थी कि वो सभी लोग युआन हाउ को ही वोट दे। दूर से ये सारा नजारा युआनशु भी देखता है। यहाँ पर ल्यूली युआनशु के लिए एक पर्स बना रही थी। इसको सिलने के टाइम पर उसे उंगलियों में काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तभी ही वहाँ पर बेशर्मों की तरह युआनशु टपक पड़ता है एंड आते ही सीधा ल्यूली के मैकेनिज्म ट्रैप में फंस जाता है। ल्यूली को जब पता लगता है कि क्राउन प्रिंस आया है, तो वो जल्दी से उसे देखने के लिए जाती है। वो उसे पहले बाहर निकालती है एंड बाद में सफाई देती है कि हमलावर ना आए, इसलिए उसने छोटा सा मैकेनिज्म ट्रैप बनाया था। आगे वो उसे अंदर लेकर जाती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें रॉक बाथिंग कराई, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब मैं सरहद पर रहती थी तब पानी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, हम लोग काफी कम नहाते थे। हम जैसे सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए रॉक बाथिंग एक प्रीशियस गिफ्ट है, इसलिए मैंने तुम्हें वो दिया। युआनशु ये सुनने के बाद कहता है कि मुझे वो रॉक बाथिंग काफी ज्यादा पसंद आई। ल्यूली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और नया गिफ्ट बनाया है और इसे मैंने अपने हाथों से सीला है। युआनशु कहता है कि ये क्या है, तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए पर्स है और मैंने स्पेशली इसमें फाफा को भी ड्रॉ किया है। ल्यूली उसे ज्यादा कुछ कह पाती उससे पहले ही युआनशु ये गिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो जीहुआई उसे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो काफी ज्यादा अगली है। युआनशु कहता है कि ये पर्स ल्यूली ने मेरे लिए स्पेशली बनाया है क्योंकि उसने इस पर्स में फाफा को ड्रॉ किया है। जीहुआई कहता है कि ओह फाफा, फिर तो ये काफी क्यूट है, लाओ मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा है। अगले सीन में जीहुआई सुप्रीम कोर्ट के बाहर से निकलता है तो युआनवी उसे देख लेती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि शाओबाई, तुम सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हो। जीहुआई कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ल्यूली भी युआनशु को मार्केट में देख लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तो घूमते घूमते थक गई हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे कैरेज में आ सकती हूँ। दूसरी तरफ जीहुआई ने युआनवी को सब कुछ बता दिया था। युआनवी सोचती है कि शाओबाई, मैं तो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने तो शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोला। यहाँ पर ल्यूली युआनशु के घर पर आई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तो अब हम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। युआनशु सोचता है कि लो आ गई लाइन पर। ल्यूली कहती है कि अब जबकि हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मेरा एक काम कर दो, मैं चाहती हूँ कि तुम युआन हाउ की जगह पर स्टेट असेंबली के सेरेमोनियल ऑफिसर बनो। अगर युआन हाउ सेरेमोनियल ऑफिसर बना तो वो आर्मी को डिसबैंड कर देगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जगह पर बनो एंड जैसे चल रहा है वैसे ही तुम चलने दो। युआनशु कहता है कि तुम पर कितनी बार हमला हुआ, लेकिन हर बार तुम उससे बच गई। तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम नाटक करती हो जैसे कि तुम कोई नाजुक कली हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, तो तुम मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो। ल्यूली कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बनना चाहते। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम पर खामखा टाइम खोटी नहीं करती। इतना कहकर वो चली जाती है। युआनशु कहता है कि रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। बाहर जाते वक्त ल्यूली को एक मेड पर शक होता है, तो वो फिर से युआनशु के पास वापस आती है। जब वो सस्पिशियस मेड उन दोनों को चाय दे रही थी तो ल्यूली कहती है कि ये तुम्हारे हाथ कैसे है, लगता है कि इन हाथों ने तलवार को काफी बार चलाया है,
ये सुनकर युआनशु तुरंत अपने गार्ड को बुलाता है एंड उस मेड को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वो मेड ल्यूली से कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। युआनशु कहता है कि जल्दी से इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाओ और इसका इंटेरोगेशन करो, इसके साथ जितने भी साथी है उनको भी पकड़ो। आगे युआनशु ल्यूली को थैंक्स कहता है एंड उसके बाद कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं युआन हाउ की जगह पर स्टेट असेंबली में सेरेमोनियल ऑफिसर बनूं, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अगले दिन वो इंपीरियल कोर्ट में जाकर सेरेमोनियल ऑफिसर के लिए एम्परर से बात करता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास युआन हाउ से भी ज्यादा अच्छा एक कैंडिडेट है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ल्यूली आती है। जब उसे ये पता लगता है कि क्राउन प्रिंस ने उसका नाम सजेस्ट किया है तो वो सोचती है कि इस कथे ने तो मुझे ही फंसा दिया। वो एम्परर को तुरंत मना कर देती है कि वो सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बन सकती, लेकिन एम्परर कहते हैं कि तुम्हें एक बार युआन हाउ से कम्पीट करना चाहिए। ये सुनने के बाद ल्यूली एम्परर को ज्यादा मना नहीं कर पाती। जब इसके बारे में एम्प्रेस टाउचर को पता लगता है तो वो ल्यूली को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। वो ल्यूली से ये कहती है कि आज से ही तुम पैलेस में रहोगी एंड पैलेस के तौर तरीकों को सीखोगी। ल्यूली समझ जाती है कि ये एम्प्रेस टाउचर युनहाउ को जिताना चाहती है, इसलिए वो उसे यहाँ पर रहने को कह रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद ल्यूली प्रिंस युआन होंग से मिलती है। युआन होंग बातें कम करता था, लेकिन उसकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। ल्यूली उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम मुझे भी ड्रॉ करो ना, तो वो उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करता है। ल्यूली कहती है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। उसके बाद युआनशु ल्यूली से मिलने के लिए आता है। उन दोनों को साथ में देखकर युआन होंग उन दोनों की साथ में एक पोर्ट्रेट बनाता है। ल्यूली और युआनशु दोनों साथ में हंसी मजाक कर रहे थे तो दूर से उन्हें एम्प्रेस टाउचर भी देख लेती है। वो इन दोनों के पास आकर कहती है कि युनहाउ बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, वो काफी काबिल है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फ्यूचर पत्नी का ध्यान बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रखेगा। इतना ही नहीं, एम्प्रेस टाउचर तो युआनहाउ की तारीफ करते थकती ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर युआनशु के तन बदन में तो आग सी लग जाती है। युआनशु के मन में एम्प्रेस टाउचर की वो बात चौकड़ी मारकर बैठ गई थी। ज़िहुआई आकर कहता है कि मैंने असैसिन्स को पकड़ लिया है। वो दिखने से ही मुझे नमूने जैसे लग रहे थे, लेकिन वो देखता है कि युआनशु का ध्यान उसकी बातों में नहीं है तो वो उसे चिल्लाकर बुलाता है। युआनशु कहता है कि क्या है। ज़िहुआई फिर से अपनी बात को दोहराता है एंड कहता है कि असैसिन्स मुझे स्टूपिड लगे। युआनशु कहता है कि स्टूपिड असैसिन्स नहीं, लेकिन तुम हो। अगर वो स्टूपिड होते तो कोई उन्हें हमलावर बनाता ही क्यों? तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है, तुम ऐसे ही कैसे नतीजे पर पहुंच सकते हो? तो ज़िहुआई कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ, वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? युआनशु कहता है कि गुस्सा और मैं, तुम्हें ये लगता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर का हूँ? मेरे अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है। अब तुम यहाँ पर एक पैर ऐसे ही खड़े रहोगे, जरा सी भी हिलने डुलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ल्यूली पैलेस में घूम रही थी तो उसका सामना कॉन्सर्ट शियान से होता है। कॉन्सर्ट शियान उसे बुली कर रही थी तो तभी ही वहाँ पर एम्प्रेस टाउचर आकर कहती है कि ल्यूली को मैंने बुलाया है, तो उसके सामने तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। ल्यूली का जो मन करेगा वो करेगी। तुम कौन होती हो उसे सिखाने वाली कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कॉन्सर्ट शियान जल्दी से उसे माफी मांगती है तो एम्प्रेस टाउचर कहती है कि अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो निकलो यहाँ से। यहाँ पर तो एम्प्रेस टाउचर ने तुम ही मचा दी। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। वो एम्प्रेस टाउचर से कहता है कि ग्रैंडमा, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वेल, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ग्रैंडमा से मिलने का तो बस एक बहाना है, उसे तो ल्यूली को देखना था। उसके बाद एम्प्रेस टाउचर एम्परर से मिलने के लिए जाती है। वो एम्परर के सामने ल्यूली के बारे में काफी तारीफ कर रही थी क्योंकि इतने दिनों में ल्यूली ने एम्प्रेस टाउचर का दिल जीत लिया था। युआनशु ल्यूली को अपने घर लाया था। ल्यूली उसे बारबेक्यू बनाना सिखाती है एंड ल्यूली के बनाए हुए बारबेक्यू उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। फिर वो ल्यूली को उसका सामान दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी चीजों को संभाल कर रखा है। यहाँ पर तुम्हारे लेटर्स, तुम्हारा वो हैंकरचीफ एंड तुम्हारा डायरिया पाउडर है। ल्यूली कहती है कि तुमने इतनी बेकार चीजों को अभी तक संभाल कर रखा है, तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारी है। ल्यूली जब पैलेस वापस आती है तो एम्प्रेस टाउचर उसे कहती है कि अब तुम अपने हुआ मेंशन वापस जा सकती हो। जाने से पहले ल्यूली एक बार युआन होंग से मिलती है तो युआन होंग उसके हाथ में कुछ देकर भाग जाता है। ल्यूली जब उसे खोलकर देखती है तो युआन होंग ने उसमें सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ किया था। ल्यूली अब अपने हुआ मेंशन वापस आ गई थी।
अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में एम्परर ल्यूली को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो युआन हाओ और ल्यूली दोनों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ, तुम लोगों को मिजरेबल लोगों की मदद करनी है, जो भी इसमें अच्छा करेगा मैं उसे ही सेरेमोनियल ऑफिसर बना दूंगा। उसके बाद हम जिन्पो के जनरल आवा को देखते हैं। आवा कहता है कि मैं यहाँ पर ल्यूली को देखने आया हूँ, मुझे उससे बदला लेना है। ये 5 नमूने भी यहीं पर ही थे। वो नमूने आवा से कहते हैं कि ये जेल बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, काफी साफ सुथरी, ऊपर से यहाँ पर हमें 3 टाइम पर खाना मिलता है, वो भी डिलीशियस। तो आवा कहता है कि हे भगवान, मैं किन नमूनों के साथ यहाँ पर फंस गया। मुझे तो ये आवा भी एक नमूना ही लग रहा था इनकी तरह। जियामिन युआन हाओ की मदद करने के लिए जाती है। वैसे ये जियामिन जहाँ जहाँ युआन हाओ चाहता है वहाँ पर पहुँच जाती है। आगे ड्रामा में पता लग ही जाएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हुआ युआनशु के पास जाकर कहता है कि आवा को ल्यूली से मिलना है, तो वो पूछता है कि क्यों। जीहुआई कहता है कि ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गेस करता हूँ कि ल्यूली ही वो इंसान है जो कि आवा को बचा सकती है। ये सुनकर युआनशु आवा से मिलने के लिए चाहता है। आवा कहता है कि जिन्पो के साथ तुम लोग तो नेगोशिएट करने वाले थे ना। युआनशु उसे पूछता है कि इसे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ल्यूली से क्यों मिलना है। आवा कहता है कि उस ल्यूली को तो मैं जितनी गालियां दूं उतनी कम है, उसने मुझे उल्लू बनाया, लेकिन उसी सेम टाइम पर हमारे सेकंड प्रिंस ने उसे उल्लू बना दिया। युआनशु कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जरा क्लियरली बताओ। तो आवा कहता है कि वो ल्यूली हमारे सेकंड प्रिंस को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, पूरा दिन बस हमारी ही सेकंड प्रिंस का नाम लिया करती थी, लेकिन हमारे सेकंड प्रिंस को ल्यूली में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये जानकर ल्यूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने बदला लेने की सोच ली। उसने इसके लिए एक चाल बिछाया, लेकिन इस चाल में सिर्फ मैं ही फंसा, हमारे सेकंड प्रिंस नहीं फंसे। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला ना तो मैं उस कमीनी औरत को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर युआनशु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे जनरल की बेटी के बारे में ऐसा बोलने की। तुम ऑलरेडी युद्ध को हार चुके हो, तो चौड़ दिखाना बंद करो। अगर आगे से तुमने अपनी कड़वी जबान को खोला तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आवा कहता है कि फिर सोचना क्या है, कर दो। युआनशु कहता है कि अब से आवा को सिर्फ आधा ही खाना मिलेगा और इसके लिए कोई टीचर हायर करो जो कि इसे डिसिप्लिन सिखा सके। आगे युआनशु युनहान से मिलने के लिए चाहता है। वो कहता है कि जिन्पो का सेकंड प्रिंस युआनतिंग कैसा है, क्या वो ल्यूली को मारना चाहता है। तो युनहान कहता है कि क्या अब तुम्हें ल्यूली पर भरोसा होने लगा है। तो युआनशु कहता है कि मुझे युआनतिंग के बारे में तुमसे जानना है। युनहान कहता है कि जिन्पो का सेकंड प्रिंस युआनतिंग बिल्कुल तुम्हारे छोटे भाई युआन होंग जैसा है, बातें कम करता है लेकिन काम में उतना ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसका मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो इतना काबिल है कि वो पूरी आर्मी को लीड कर सकता है। लेकिन युआनतिंग के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिन राज्य के साथ जिन्पो का जब युद्ध हुआ था तो युआनतिंग भाग गया था। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूली युआनशु से मिलने के लिए आई थी, तो युआनशु उसके सामने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है। ल्यूली कहती है कि आज तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो युआनशु पूछता है कि क्या मैं उस युआनतिंग से भी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तो ल्यूली कहती है कि ये युआनतिंग का नाम क्यों ले रहा है, कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ गया ना। वो युआनशु को चेक करने के लिए उसकी क्लोज शादी है। तो युआनशु सोचता है कि ये कर क्या रही है। तभी ही ल्यूली का पैर फिसलता है एंड वो युआनशु के ऊपर आकर गिरती है। युआनशु जल्दी से अपने लिप्स के ऊपर हाथ रख लेता है। ल्यूली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। युआनवी कहती है कि मिस, क्या आपका हो गया। ये सुनकर ल्यूली उसके ऊपर से उठती है। युआनशु उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। तो ल्यूली कहती है कि मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। युआनशु कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सब खर्च कर दिए। ल्यूली कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, कैपिटल में जितने भी घर खाली है हम लोग उसे शॉप बना देंगे एंड उसके जरिए पैसे कमाएंगे, लेकिन तुम स्टार्टअप करने के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। युआनशु कहता है कि अच्छा आइडिया है। वो अपना पर्स निकाल कर उसे दे देता है। उसका पर्स देखकर ल्यूली सोचती है कि हे भगवान, ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। युआन हाओ को जब पता लगता है कि ल्यूली शॉप ओपन करने वाली है तो जियामिन उसे कहती है कि हम भी उसी की ही तरह करेंगे। उसके बाद दोनों ही आमने सामने शॉप ओपन कर देते हैं। ल्यूली के यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे, उसे मुनाफा भी काफी मिल रहा था, लेकिन उसे अकाउंट में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो युआनशु आकर कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो ल्यूली को एक गिफ्ट देता है। ल्यूली कहती है कि पर्स,
कि तुमने किसी से चुराई है। युआनशु कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो चुपचाप इसे एक्सेप्ट करो। ल्यूली उसे कहती है कि ये हमारी शॉप के नए कुछ ड्रिंक्स है, कि तुम इसे टेस्ट करना पसंद करोगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ ही ड्रिंक पीने के बाद युआनशु को नशा चढ़ जाता है। ल्यूली कहती है कि ये तो सिर्फ ड्रिंक है, मैंने इसमें अल्कोहल भी नहीं मिलाया, तो फिर ये ड्रंक कैसे हो गया। वो उसे कहती है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो युआनशु कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ल्यूली कहती है कि नहीं, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, मुझे कल काम भी करना है। युआनवी सोचती है कि अगर क्राउन प्रिंस को ये पता लग गया कि ये कांड मैंने किया है तो कल तो वो मुझे मार ही देंगे। ल्यूली युआनशु को लेकर बाहर आती है। युआनशु ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है, तो ल्यूली उसे देखकर बातें करने लगती है। वो कहती है कि मुझे कोई सेरेमनियल ऑफिसर नहीं बनना है, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी हुआ फैमिली सेफ रहे। युआनशु उठा हुआ था, उसने ल्यूली की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन जब ल्यूली उसकी तरफ देखती है तो वो फिर से सोने का नाटक करता है। ल्यूली कहती है कि क्या ये सच में इतना ज्यादा ड्रंक है। वो उसके क्लोज जाकर उसे टच करने वाली थी, लेकिन तभी ही युआनशु उठ जाता है एंड ल्यूली से कहता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। युआनहाओ ने ल्यूली को देखकर शॉप तो खोल दी थी, लेकिन उसे इस धंधे में नुकसान हो रहा था। जियामिन उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वो मैं तुम्हें दूंगी। तभी ही वहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए आते हैं। उन लोगों को देखकर युआनहाओ और जियामिन दोनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जियामिन को जब ये पता लगता है कि ये सारे लोग ल्यूली के यहाँ काम करते हैं तो वो गुस्सा करने लगती है। वो उसे भला बुरा कह रही थी, तो इसमें से एक बंदा कहता है कि ल्यूली ने हमें काम दिलवाया, वो हमें कोई सैलरी नहीं देती, लेकिन कमाई का सीधा हिस्सा ही दे देती है। वो तो बिल्कुल हमें शॉप ऑनर की तरह ट्रीट कर रही है, उसी की ही वजह से हमें कमाने का एक जरिया मिला। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर वो सारे लोग बिना खाए हुए वहाँ से चले जाते हैं। युआनहाओ कहता है कि मैंने मिजरेबल लोगों की मदद फ्री में खाना देकर करी, लेकिन ल्यूली उसने तो लोगों को कमाना सिखाया। इस कंपटीशन में तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है कि ल्यूली मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। जियामिन कहती है कि ऐसा कहना बंद करो, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, एंड हाँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सिर्फ मुझे कहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तो युआनहाओ कहता है कि तुम्हारी आंखें अच्छी है, उसे लोगों की परख है। ये सुनकर जियामिन शॉक। वो सोचती है कि ये बंदा कभी भी अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ता। जियामिन उस पर गुस्सा होकर चली जाती है, तो वो सोचता है कि क्या ये मेरा टैलेंट देख देख कर थक गई है। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ ल्यूली का बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जा रहा था। तभी ही उसे पता चलता है कि एम्परर ने उसे सेरेमनियल ऑफिसर बना दिया है एंड उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी भिजवाई है। अगले दिन ल्यूली सुबह सुबह उठकर इंपीरियल कोर्ट जाती है। आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था, लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से उसे कोर्ट में ही नींद आ रही थी। युआनशु आकर कहता है कि तुम तो इस यूनिफॉर्म में काफी क्यूट लग रही हो। ल्यूली कहती है कि कहाँ की क्यूट, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, ऊपर से मुझे काफी नींद भी आ रही है। उसके बाद वो युआनशु को अपने घर लेकर आती है। वो उसे कहती है कि ये स्नो माउंटेन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। युआनशु उस स्नो माउंटेन को देखकर सोचता है कि ल्यूली ने बचपन में भी उसके लिए ऐसा बनाया था, लेकिन वो रास्ते में ही पिघल गया था। आगे ल्यूली इस स्नो माउंटेन को बनाकर सारी शॉप में भिजवा देती है ताकि लोग भी इसको टेस्ट करें। उसके बाद वो युआनहाओ को स्पेशली राजमहल ये स्नो माउंटेन भिजवाती है। युआनहाओ को ये डिश काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो वो बदले में उसे एक पेंटिंग गिफ्ट देता है। युनहान का सर्वेंट आकर कहता है कि तुमने ल्यूली को सेरेमनियल ऑफिसर बनने क्यों दिया, कि तुम अपने रियल मास्टर का ऑर्डर भूल गए हो। युनहान कहता है कि मास्टर से तुम ये पूछना कि अगर ल्यूली सेरेमनियल ऑफिसर बनती है तो किसे ज्यादा फायदा होगा, क्राउन प्रिंस को या फिर आपको। अब ये खबर उसके रियल मास्टर तक पहुंच जाती है। उसका मास्टर कहता है कि जैसा युनहान चाहता है तुम वैसा ही करो। अभी के लिए उसके मास्टर का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन ल्यूली मार्केट में घूम रही थी। उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो उन्हें देखकर सोचती है कि ये उन नमूनों जैसे नहीं है, ये लोग तो मुझे काफी स्मार्ट लग रहे हैं। वो जानबूझकर एक सुनसान गली में जाती है, लेकिन तभी ही वहाँ पर जियामिन आकर उसे किसी घर में लेकर जाती है एंड हमेशा की तरह बेतुकी बहस करने लगती है। ल्यूली उसे कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जियामिन वो तो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ही ल्यूली देखती है कि यहाँ पर कोई बेहोशी का पाउडर छिड़क रहा है। वो जल्दी से अपनी सांस रोक लेती है, लेकिन वो देखती है कि जियामिन बेहोश हो गई है। तभी ही हमलावर आने लगते हैं, तो ल्यूली भी नाटक करती है कि वो भी बेहोश हो गई है। अगले सीन में ल्यूली और जियामिन दोनों को एक सुनसान जगह पर लाया जाता है। ल्यूली सोचती है कि ये जगह कैपिटल से काफी ज्यादा दूर है। तभी ही जियामिन उठ जाती है। वो उठते ही चिल्लाने लगती है,
तो हमलावर आकर कहती है कि चुप रहो और तुम दोनों में से ल्यूली कौन है। जियामिन कहती है कि ये है ल्यूली, तो ल्यूली कहती है कि नहीं ये है। वो दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट करने लगती है। जियामिन कहती है कि तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो, तो ल्यूली कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ल्यूली बनूं तो ठीक है। जियामिन कहती है कि हे भगवान तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करते देख हमलावर वहाँ से चला जाता है। जियामिन उसे पूछती है कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं ल्यूली हूँ, वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए थे ना कि मुझे। ल्यूली कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं, अगर उन्हें ये पता लग जाता कि मैं ही असली ल्यूली हूँ तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते और मुझे किसी दूसरी जगह पर ले जाते। जियामिन कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी जान बचाना चाहती थी। युआनवी आकर युआनशु को बताती है कि ल्यूली और जियामिन कहीं मिल नहीं रही, जरूर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा। युआनशु इसकी छानबीन करवाता है तो उसे पता लगता है कि ये बात सच है, ल्यूली को सच में किसी ने किडनैप कर लिया है। वो यूनहान के पास जाकर कहता है कि अपने सारे बंदों को ल्यूली को ढूंढने में लगा दो। यूनहान कहता है कि ल्यूली पर पहले भी कई बार हमला हुआ है एंड वो हर बार बच गई है, तो मेरे ख्याल से इस बार भी वो बच जाएगी। तुम्हें हमारी सीक्रेट गार्ड को उसके पीछे नहीं भेजना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ल्यूली को कैसे भी ढूंढना है। यूनहान कहता है कि अगर हमारे सीक्रेट गार्ड ल्यूली को ढूंढने गए तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, इतने सालों की मेहनत हमारी सारी बर्बाद हो जाएगी। युआनशु कहता है कि मुझे पहले से ही हुआ फैमिली पर शक था, इसलिए मैंने ल्यूली को बार बार टेस्ट किया ताकि मैं उसकी वफादारी चेक कर सकूं। अब मुझे इस बात के लिए पछतावा हो रहा है। इतना कहकर वो ल्यूली को ढूंढने के लिए अकेला ही जाने लगता है। यहाँ पर ल्यूली और जियामिन को खाना दिया जाता है। ल्यूली देखती है कि इन सभी हमलावरों में से एक जो लड़की है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगले दिन उन दोनों को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था, तो ल्यूली उस लड़की से जानबूझकर अच्छी अच्छी बातें करती है, तो वो लड़की जाने से पहले उसे चाकू देकर जाती है। इस दूसरी जगह पर आने के बाद ल्यूली अपने आप को चाकू से छुड़ाती है एंड जियामिन से कहती है कि तुम दूर रहो। इतना कहकर वो अपनी फ्लेक्सिबल तलवार को बाहर निकालती है एंड एक के बाद एक सभी हमलावरों को मार देती है। यहाँ पर हम पहली बार ल्यूली का मार्शल आर्ट देखते हैं। दूर से ल्यूली को एक सस्पिशियस इंसान भी देख रहा था। ल्यूली जियामिन के पास आती है तो जियामिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो एंड पहले मैंने जो तुम्हें तंग किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। मुझे युआन हाउ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम चाहो तो युआन हाउ के साथ तुम रह सकती हो। ल्यूली देखती है कि यहाँ से कोई सस्पिशियस इंसान जा रहा है तो वो जल्दी से उसके पीछे भागती है। ल्यूली उसे देखकर कहती है कि युआन तिंग क्या ये तुम हो, तो वो सस्पिशियस इंसान अपना मास्क निकालता है एंड वो युआन तिंग ही था। ल्यूली कहती है कि इन हमलावरों को क्या तुमने भेजा था, वो कहता है कि नहीं। ल्यूली उसे पूछती है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहले ढूंढ लिया था एंड तुम यहाँ पर मुझे बचाने आए थे। युआन तिंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने ही आया था, लेकिन अब तो तुम सेफ हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ल्यूली कहती है कि क्या तुम स्टेट असेंबली में आने वाले हो, वो कहता है कि नहीं। ल्यूली कहती है कि तुम्हें वहां आना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे उस फ्रेंड आवा और 5 नमूनों को मार डालूंगी। ये सुनकर युआन तिंग उसे घूर कर देखता है एंड फिर वहां से चला जाता है। ल्यूली फिर से जियामिन के पास आती है। जियामिन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करूंगी। ल्यूली जल्दी से उसके गले लग जाती है एंड कहने लगती है कि तुमने मुझे बचा लिया, पता है कि मैं उन हमलावरों से कितनी ज्यादा डर गई थी, तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो जियामिन। ये सुनकर जियामिन शॉक। आगे ल्यूली किसी कपल के साथ मीठी मीठी बातें करके उन्हें फंसा लेती है एंड उनसे लिफ्ट मांगती है। जियामिन सोचती है कि ये ल्यूली तो काफी पहुंची हुई चीज है, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने इसे पंगा लिया। वो दोनों कपल कैपिटल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ल्यूली क्राउन प्रिंस यानी कि युआनशु को देखती है तो वो चिल्लाकर उसे आवाज देती है। युआनशु ल्यूली को देखकर भागता हुआ उसके पास आता है एंड टाइटली उसे हक कर लेता है। जियामिन सोचती है कि हे भगवान ये क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं अंधी हूँ। ल्यूली युआनशु से कहती है कि तुमने काफी टाइट हक किया है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुम मुझे छोड़ो। ये सुनकर युआनशु उसे छोड़ देता है। ल्यूली कहती है कि अगर मेरे साथ जियामिन नहीं होती तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहती, पता है कि मुझे कितना डर लग रहा था। जियामिन ने बहुत ही ज्यादा ब्रेव होकर उन सारे हमलावरों से फाइट की। युआनशु जियामिन को थैंक यू कहता है। जियामिन उसे कुछ नहीं कह पाती, बेचारी स्पीचलेस ही खड़ी रहती है। आगे युआनशु ल्यूली को उसके घर पर छोड़ता है। जियामिन कहती है कि मेरा घर तो पहले आता है, तो तुम पहले हुआ मेंशन क्यों आए। इस पर युआनशु कहता है कि ल्यूली तुम जाके आराम करो एंड वो जियामिन से कहता है कि तुम मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट चलो। यहाँ युआन तिंग वो भी अपने घर आ गया था।
जियांगशा नाम की एक डांसर उसे चिपकने की ट्राई करती है, लेकिन युआनतिंग उसे दूर भगा देता है। एक सर्वेंट जियांगशा से कहता है कि जब से ल्यूली ने युआनतिंग को उल्लू बनाया है, तब से ही वो लड़कियों से दूर दूर भागता रहता है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। रात में जियामिन को बहुत सारे सवाल जवाब पूछने के बाद छोड़ दिया जाता है। युआन हाओ उससे मिलने के लिए आता है। वो पूछता है कि ल्यूली कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम दोनों क्या साथ में किडनैप नहीं हुई थी, ल्यूली को क्या चोट लगी है, वो कैसी है, वो ठीक तो है ना। ये सुनकर जियामिन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ल्यूली कब की अपने घर जा चुकी है एंड अब तो वो सो भी गई होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर इंटेरोगेशन करने के लिए बुलाया गया। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे टॉर्चर किया गया। इतना कहकर वो छाने लगती है। युआन हाओ सोचता है कि ये तो फिर से गुस्सा हो गई। हाँ, शायद अपना बेकार हुलिया मुझे नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए वो गुस्सा होकर चली गई। जियामिन कहती है कि क्या अभी भी उसे उस ल्यूली की पड़ी है, वो समझता क्यों नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। युआनशु ल्यूली से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो उसके घर पर ही सो जाता है, क्योंकि वो ल्यूली को ढूंढने के चक्कर में पिछली कई रातों से नहीं सोया था। जब वो उठता है तो ल्यूली उसे डिनर के लिए पूछती है। वो मना करता है तो ल्यूली उसे जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। खाना देखकर युआनशु को पिछली बातें याद आ रही थी कि कहीं ल्यूली फिर से उसे बेकार खाना ना दे दे, लेकिन ल्यूली कहती है कि डोंट वरी, ये सारी डिशेस तुम्हारी फेवरेट है। खाना खाने के बाद युआनशु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ल्यूली युआनवी से कहती है कि युआनतिंग कैपिटल आ गया है। मैंने जो उसके साथ किया था तो मेरे ख्याल से वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, तो इसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। युनहान युआनशु के सारे सीक्रेट जासूसों को मरवा देता है। जब इस बात की खबर युआनशु को पता चलती है तो वो जीहुआई से इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि उसके जासूस मारे गए हैं एंड उसकी जो ब्लैक आर्मर्ड आर्मी थी वो भी एक्सपोज हो गई है। जीहुआई सोचता है कि ऐसा भला काम कौन कर सकता है। उसका सीधा शक युनहान पर जाता है। युआनशु कहता है कि युनहान ऐसा काम नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है ना, मैं लाखों बार टेस्ट करके ही किसी पर यकीन करता हूँ एंड जब मैं किसी पर यकीन करता हूँ तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ। जीहुआई कहता है कि ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में सारे मंत्री युआनशु से पूछ रहे थे ये ब्लैक आर्मर आर्मी का क्या चक्कर है, तो युआनशु चुप रहता है। वो उसके एक भी सवालों का जवाब नहीं देता। ये देखकर एम्परर कहते हैं कि युआनशु को मैंने ही यह सब कुछ करने को कहा था। वेल, एम्परर युआनशु की साइड सबके सामने तो ले लेते हैं, लेकिन अकेले में आकर उसे डांट रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुमने एक लड़की को बचाने के लिए ब्लैक आर्मर आर्मी का यूज किया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुम्हें क्या पता है कि तुमने कितनी बड़ी मैस फैला दी है। तुम एक क्राउन प्रिंस हो तो तुम्हें स्टेट अफेयर्स में मेरा साथ देना चाहिए। मिनिस्टर दू की ग्रैंड डॉटर मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। युआनशु कहता है कि मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। मैं आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला जिसने पावर हासिल करने के लिए मेरी माँ से शादी की। ये कहते हुए युआनशु थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन में ही युआनशु की माँ गुजर गई है। उसके बाद हम मिनिस्टर दू की ग्रैंड डॉटर जियू इंग को देखते हैं। वो जियामिन और वेननिंग दोनों से मिलने के लिए आई थी। जियू इंग दिखने से ही काफी ज्यादा संस्कारी और सुशील लग रही थी। तभी ही वहाँ पर ल्यूली आती है। ल्यूली को देखकर वेननिंग उसकी बुराई करने लगती है, तो जियामिन उसे मना करती है कि वो उसकी बुराई ना करे, लेकिन वेनिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जियुइंग ल्यूली के पास आकर कहती है कि क्या ये लोग तुम्हें बुली करती है तो तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ल्यूली जियामिन के पास जाकर कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो बदले में मैं तुम्हें ड्राई फ्रूट देना चाहती हूँ। वेनिन कहती है कि तुम्हारी ये कचरा चीज़ हमें नहीं चाहिए, लेकिन जियामिन वो उसे एक्सेप्ट करके खाने लगती है। वेनिन सोचती है कि इस जियामिन को पता नहीं क्या हो गया है। आगे वो चारों लड़कियां जिंगलिंग गार्डन जाती है युनहान का म्यूजिक सुनने के लिए। जियुइंग यहाँ पर पहली बार आई थी, इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। युनहान वहाँ पर आता है एंड म्यूजिक बजाना शुरू करता है। वो सोचता है कि ये लड़कियाँ तो काफ़ी ज़्यादा फलकर है, अगर मैं म्यूजिक बजाने में कोई गड़बड़ करता हूँ तो इन्हें कहाँ पता चलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो गड़बड़ करता है तो जियुइंग को पता लग जाता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, ये म्यूजिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन फेनिंग उससे रोक लेती है। आगे युनहान दूसरा कोई म्यूजिक बजाता है जो कि जियुइंग को काफ़ी पसंद आता है। ल्यूली देखती है कि ये तीनों ही लड़कियाँ म्यूजिक में खो गई है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बाहर जाती है। बाहर उसका सामना युआनशु से होता है। वो उसे पूछता है कि तुम और ऐसी जगह पर, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आई, वो तो जियामिन मुझे यहाँ लेकर आई। युआनशु कहता है कि अब जबकि हम दोनों मिल गए हैं तो क्यों ना हम दोनों चाय पीने जाए, तो ल्यूली उसके साथ चली जाती है।
यहाँ सियामिन और वेनिन दोनों ल्यूली को ढूंढने के लिए बाहर आती है। तभी ही वो दोनों देखती है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। वैसे इन लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जियोइंग को पता लगता है तो वो डर जाती है क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो सोचती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। उसे पैनिक होता हुआ देखकर यूनहान कहता है कि तुम परेशान होना बंद करो। इतना कहकर वो उसे अपने सीक्रेट रूम में लेकर आता है और यहीं से ही इन दोनों की कहानी शुरू होती है। आगे हम युआनशु और ल्यूली को देखते हैं। ल्यूली कहती है कि तो जिंगलिंग गार्डन तुम्हारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सेंटर है और यहाँ के जो म्यूजिशियन है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेन है। युआनशु कहता है कि तुम्हें तो मेरे सारे सीक्रेट पता चल गए। ल्यूली कहती है कि तुम्हारे साथ बैठे हुए काफ़ी देर हो गई है, वो तीनों लड़कियां मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कहकर वो जियोइंग के पास आती है। वो यूनहान को साथ में देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों अभी अभी साथ थे, तो वो दोनों ही मना करते हैं। आगे यूनहान युआनशु से मिलता है। युआनशु से कहता है कि तुम जियोइंग को अपने सीक्रेट रूम में लेकर क्यों गए। तो यूनहान कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि वैसे तुम्हें पता है कि जियोइंग किससे शादी करने वाली है। तो युआनशु कहता है कि ऑफ कोर्स मुझसे। यूनहान उसे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि जिन्पो का सेकंड प्रिंस युआनतिंग कैपिटल आ गया है। ये सुनकर युआनशु सोचता है कि जिन्पो के सेकंड प्रिंस युआनतिंग और ल्यूली के बीच में ऐसा भी क्या हुआ होगा। अगले दिन ल्यूली को पता लगता है कि उसके पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर को क्लीन कराती है एंड फिर से उसे डेकोरेट करती है। यूनहान उस जगह को देखने गया था जहाँ पर ल्यूली और सियामिन को पकड़ा गया था। वो सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ है, मानो जैसे किसी गुस्सेल इंसान ने सभी हमलावरों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा हो। तभी ही वहाँ पर युआनतिंग कुछ बंदों के साथ टपक पड़ता है। यूनहान उसे कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें अरेस्ट होने का डर नहीं लगता। युआनतिंग कहता है कि अरेस्ट होने का डर तो तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। तुम पिछले 10 सालों से क्राउन प्रिंस का साथ देने का नाटक कर रहे हो एंड आज तक क्राउन प्रिंस ये पता नहीं लगा पाया कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम्हारा ये एक्ट काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तुमने तो मुझे फ्रेंड बनने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम्हारे मास्टर मेरे दोस्त बन जाए तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। यूनहान अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। युआनतिंग कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। फिर यहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में यूनहान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो युआनतिंग के आदमियों से बचने के लिए मिनिस्टर दू के घर में घुस जाता है। यहाँ पर यूनहान का सामना फिर से एक बार जियोइंग से होता है। जियोइंग कहती है कि ये तो बेहोश हो गया, अब मैं क्या करूँ। वो उसके जख्मों को चेक करती है। उसके जख्म काफी ज्यादा गहरे थे तो वो यूनहान की मदद करने का सोच लेती है। ल्यूली के पेरेंट्स कैपिटल आ गए थे। उन्हें देखकर ल्यूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जनरल हुआ कहते हैं कि देखो तो मेरी बेटी कितनी ज्यादा पतली हो गई है। ल्यूली कहती है कि क्या बड़े भाई नहीं आए, तो उसका छोटा भाई कहता है कि नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ बिजी है। ल्यूली कहती है कि आपने इस राज्य के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए एक सिंगल मंत्री भी नहीं आया। जनरल हुआ ल्यूली से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अगले दिन जाकर सभी लोगों से मिल लूंगा। ल्यूली कहती है कि क्राउन प्रिंस ने हमें पुराना हुआ मेंशन रहने के लिए दिया है, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाती हूँ। जैसे ही वो लोग कैपिटल के गेट के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस बहुत सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है। उसका स्वागत करने का तरीका देखकर ल्यूली की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, मतलब खुशी के आंसू। आगे ल्यूली उन लोगों को लेकर घर जाती है। वो उन सभी से कहती है कि अब वो सेरेमनियल ऑफिसर बन गई है। उसकी माँ कहती है कि अच्छा तो तुम सेरेमनियल ऑफिसर बन गई हो, लेकिन अब तुम ये मत कहना कि तुमने सबके साथ कैपिटल में झगड़ा कर लिया है एंड हमें घर घर जाकर सभी लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। ल्यूली कहती है कि मैं इतनी ज्यादा बुरी नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं किया है। तो उसका भाई एंड उसके डैड कहते हैं कि नहीं तुम हो। ल्यूली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो काफी ज्यादा जेंटल एंड सुशील लड़की हूँ। यहाँ पर जियोइन अभी भी यूनहान का ध्यान रख रही थी। काफी दिनों के बाद उसे होश आता है। जब वो जियोइन को अपने साथ देखता है तो पहले तो वो डर जाता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि जियोइन ने उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है तो वो थोड़ा शांत होता। युआनतिंग का गार्ड आकर उसे कहता है कि यूनहान भाग गया है और वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। युआनतिंग कहता है कि यह बंदा तो हमारी पकड़ में आने से रहा, अब मुझे कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है
कि मुझे आवा से मिलना है, इसकी तैयारियां करो। आधी रात में सभी लोगों के सोने के बाद युवान तिंग आवा से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। आवा तो उसे देखकर सीधा गले ही लगा लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने आए हो, तो युवान तिंग कहता है कि नहीं। युवान तिंग कहता है कि जरूर तुम ल्यूली को अपने रास्ते से हटाने वाले हो, तो वो कहता है कि नहीं। आवा कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम जरूर यहाँ पर किसी पार्टनर को ढूंढ रहे होगे, तो युवान तिंग कहता है कि नहीं। आवा कहता है कि ये भी नहीं, तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। युवान तिंग कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी ल्यूली ने मुझे पहचान लिया। आवा कहता है कि जरूर मास्क के ऊपर जिन्पो का निशान होगा, वरना वो तुम्हें कैसे पहचान पाती। युवान तिंग कहता है कि ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि वो मुझे अभी भी पसंद करती है, तो मैंने सोचा है कि उसने जो मेरे साथ किया मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। वो उसके कान में प्लान डिस्कस करके वहाँ से चला जाता है। जनरल हुआ ल्यूली के साथ इंपीरियल कोर्ट जा रहे थे, तो रास्ते में युआनशु उसे लिफ्ट मांगता है। जनरल हुआ ल्यूली को मना करते हैं, तो ल्यूली युआनशु को मना कर देती है, लेकिन फिर भी ये बंदा तो जबरदस्ती कैरेज के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो जनरल हुआ को देखता है तो वो शॉक। आगे इन लोगों को ऐसी ही ऑकवर्ड सिचुएशन के साथ इंपीरियल कोर्ट आना पड़ता है। काफी सालों के बाद जनरल हुआ सभी मंत्रियों को देख रहे थे, लेकिन जनरल हुआ को देखकर कोई भी उन्हें एक हाय हेलो तक नहीं कहता। ये देखकर ल्यूली को तो उन सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन जनरल हुआ ल्यूली को शांत करा देते हैं एंड इस बात को थोड़ा लाइटली लेते हैं। अभी के लिए सभी मंत्रियों के मन में बस यही चल रहा था कि जनरल हुआ अपनी पावर का शो ऑफ करने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं जनरल हुआ ये बात समझ गए थे। वो जाते ही सीधा एम्परर से ये कहते हैं कि मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है एंड वो युद्ध जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस युद्ध को जीतने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी आई है एंड वो अभी तक हील नहीं हुई है। वो अपना सील देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी ग्रेट जनरल की पोजीशन को छोड़ रहा हूँ एंड मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूँ। एम्परर इसके लिए मान जाते हैं। ल्यूली को पता नहीं था कि उसके डैड आज रिजाइन करने वाले हैं, तो वो भी इससे थोड़ा शॉक होती है। सारे मंत्री लंच टाइम में एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। युआनशु जब ल्यूली से मिलने के लिए आता है तो जनरल हुआ ल्यूली को वहां से लेकर चले जाते हैं। युआनशु सोचता है कि मैंने जनरल हुआ के पक्ष में इंपीरियल कोर्ट में कुछ नहीं बोला, तो इस वजह से क्या ल्यूली मुझसे नाराज है। अगले दिन युआनशु ल्यूली से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जब इस बात का पता जनरल हुआ को लगता है तो वो ल्यूली को जल्दी जल्दी काम पर पीछे के दरवाजे से भेज देते हैं। उसके बाद जनरल हुआ युआनशु से मिलने के लिए जाते हैं। युआनशु उन सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। वो तो यहाँ पर एक अच्छा दामाद बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। ल्यूली की माँ सोचती है कि कितनी बकवास कर रहा है, कब जाएगा ये। जियामिन युआनहाउ की शॉप पर जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, मुझे उस बकवास आदमी को नहीं देखना है। इतना सोचकर वो पीछे मुड़ती है एंड युआनहाउ से टकरा जाती है। युआनहाउ कहता है कि तुम यहाँ पर, तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें। जियामिन सोचती है कि इसे जल्दी से मना कर दो, इसे जल्दी से मना कर दो, लेकिन अगले ही सीन में वो युआनहाउ के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। युआनहाउ कहता है कि तुम्हें पता है कि जनरल हुआ ने रिजाइन कर दिया है, अब तो हुआ फैमिली की सारी पावर ही चली गई है, लेकिन ल्यूली अगर मुझसे शादी करती है फिर तो सब ठीक है। जियामिन कहती है कि क्या तुम सच में ल्यूली से शादी करना चाहते हो, तो युआनहाउ कहता है कि ल्यूली के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये सुनकर जियामिन को उस पर गुस्सा आता है एंड वो हमेशा की तरह उसे डांट लगाकर चली जाती है। युआनशु अभी भी ल्यूली के घर में ही था। शाम होने को आई, लेकिन वो अभी भी नहीं जा रहा था। जब ल्यूली काम पर से वापस आती है तो अंकल सोंग उसे लेकर सीधा उसके कमरे में चले जाते हैं एंड खाना भी उसके कमरे में ही भिजवा देते हैं। ल्यूली की माँ युआनशु से कहती है कि देखो ना, रात होने आई है, तो तुम यहाँ से। तो युआनशु कहता है कि डिनर का टाइम है, तो क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ ही खाना खा लूँ। ल्यूली की माँ कहती है कि लेकिन तुम तो एक क्राउन प्रिंस हो एंड हमारा खाना उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो युआनशु कहता है कि मैं खाने में इतना ज़्यादा चूजी भी नहीं हूँ। अगले सीन में वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे थे। युआनशु का ध्यान अभी बाहर था, तो ल्यूली की माँ कहती है कि तुम खाना खाना स्टार्ट क्यों नहीं करते। फिर वो सोचती है कि जल्दी से ये सब कुछ खत्म करो एंड फूट लो यहाँ से। जनरल हुआ युआनशु को ड्रिंक करने को कहते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि युआनशु ड्रिंक करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो एक ही बाउल में लड़खड़ाने लगता है। ये देखकर जनरल हुआ उसे कहते हैं कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुनकर युआनशु बाहर जाता है। वो देखता है कि ल्यूली के कमरे की लाइट अभी भी चल रही है।
तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि हुआ फैमिली मुझे ल्यूली से मिलने नहीं दे रही थी। वो ल्यूली के कमरे की तरफ एक पत्थर फेंकता है तो युवानवी कहती है कि कौन है ये गधा, किसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारी खिड़की को तोड़ा। लेकिन जब वो उस पत्थर को ध्यान से देखती है तो उसमें एक नोट चिपका हुआ था। उसमें लिखा था कि हिल के पीछे आकर मिलो। यहाँ पहाड़ी के पीछे युवांशु इंतजार कर रहा था। वो सोचता है कि ल्यूली आएगी कि नहीं। तभी ही वहाँ पर ल्यूली आती है। बेचारा पूरे दिन से ल्यूली को देखने के लिए तड़प रहा था। अब जब ल्यूली उसके सामने आती है तब जाके उसे शांति मिलती है। युवांशु ल्यूली से बस फालतू की बातें ही करता है। जब ल्यूली अपने घर वापस आती है तो वो सोचती है कि वो युवांशु को पसंद करती है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। दूसरी तरफ हम योनहान और जियोइंग को देखते हैं। जियोइंग अभी भी योनहान का ध्यान रख रही थी। योनहान उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जियोइंग कहती है कि तुम्हारी चोट को देखकर ये लग रहा है कि जरूर तुम कोई खतरनाक काम कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो वो सही ही होगा। योनहान जियोइंग को एक विसल देता है एंड कहता है कि इस विसल को तुम ल्यूली को दे देना। ल्यूली से कहना कि वो इस विसल को क्राउन प्रिंस को दे दे। जियोइंग बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सीधा जाकर इस विसल को ल्यूली को दे देती है। उसके बाद ल्यूली जाकर इस विसल को क्राउन प्रिंस यानी कि युवांशु को दे देती है। युवांशु सोचता है कि ये विसल तो योनहान की है, फिर ये जियोइंग के पास कहाँ से आई। जियोइंग जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि योनहान कपड़े बदल रहा है। वो उसे इस हालत में देखकर कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आता है एंड जियोइंग से कहता है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो जियोइंग कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो यहाँ पर तुम्हें खाने के लिए पूछने आई थी। दूसरी तरफ युआन हाउ जियामिन के बारे में सभी लोगों से पूछ रहा था कि क्या तुमने जियामिन को देखा। वो ये सवाल ल्यूली से भी पूछता है। ल्यूली कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा है, आजकल वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगी है। इतना कहकर वो उसे एक डॉल देती है। वो कहता है कि माना कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो तो डैड ने कहा इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। ल्यूली कहती है कि ये तो सच में कथा है। वो उसे कहती है कि ये डॉल तुम जियामिन को दे सकते हो। जियामिन को ऐसी डॉल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। रात में योनहान सुनता है कि विसल की आवाज आ रही है। वो समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस खुद यहाँ पर उसे लेने आया है। वो यहाँ से जाने से पहले एक बार जियोइंग को देखता है एंड वहाँ से चला जाता है। युआनशु से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें खुद लेने आया हूँ। जब जियोइंग की आंखें खुलती है तो उसे योनहान कहीं भी नजर नहीं आता। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन युआन हाउ जियामिन को वो डॉल्स गिफ्ट में देता है। उन डॉल्स को देखकर जियामिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे पूछती है कि वैसे तुमने ये डॉल्स मुझे गिफ्ट में क्यों दी। युआन हाउ कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी अगली चीजें भी पसंद आती है। वो तो तुम काफी दिनों से दुखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये दिया। युआनशु और ल्यूली फिर से उस पहाड़ी के पीछे आकर मिलते हैं। वेल ये वाली जगह तो इन दोनों की सीक्रेटली मिलने का अड्डा बन गया था। जब ल्यूली वापस आ रही थी तो वो सुनती है कि कैपिटल में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि शियाओ और क्राउन प्रिंस जल्दी ही शादी करने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर ल्यूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शियाओ कैपिटल आ जाती है। उसका गार्ड काफी बदतमीजी से सभी लोगों से बात कर रहा था। कोई कहता है कि इन लोगों ने तो बिल्कुल हमारी ही तरह कपड़े पहने हैं, इनमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं है, तो फिर ये लोग इतना रौफ क्यों उछाल रहे हैं। ये सुनकर वो बदतमीज गार्ड उन लोगों को मारने के लिए चाहता है, लेकिन बीच में युवानवी आकर उस बदतमीज गार्ड को रोक लेती है। शियाओ की माँ कैरेट से बाहर आकर कहती है कि ये लड़की कौन है जिसने हमारा रास्ता रोका। तो युवानवी कहती है कि मैं सेरेमोनियल ऑफिसर की मेड हूँ, तुम हमारे लोगों को इस तरह से बुली नहीं कर सकती। तभी ही वहाँ पर ल्यूली आती है। ल्यूली को देखकर शियाओ की माँ कहती है कि अब तू कौन है। ल्यूली कहती है कि वो जनरल हुआ की बेटी हुआ ल्यूली है। ये छोड़ने के बावजूद भी शियाओ की माँ ऑर्डर देती है कि इस लड़की को मारो, लेकिन मजाल है किसी की कि कोई युवानवी को हाथ लगाए। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। युआनशु शियाओ की माँ से कहता है कि आंटी आप आ गई। शियाओ की माँ कहती है कि बचपन में तुम्हें देखा था, तुम इतने छोटे थे, लेकिन देखो तो अब कितने हैंडसम हो गए हो। युआनशु कहता है कि लगता है कि आपको हमारे देश के नियम पता नहीं है। ये सुनकर ये आंटी तो एकदम से बदल जाती है। अभी तक ल्यूली के सामने वो आग उगल रही थी, लेकिन युआनशु के आते ही इसके मुंह से शहद टपकने लगता है। तभी ही वहाँ पर शियाओ आती है। इसी के ही साथ युआनशु की शादी के बारे में पूरे कैपिटल में अफवाह फैली थी। शियाओ कहती है कि युआनशु तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, हमें तुम्हारे देश के नियम पता नहीं
थे तो मैंने इन दो बड़ी बहनों को नाराज कर दिया। ल्यूली सोचती है कि ये बड़ी बहन किसे कह रही है। युआनशु कहता है कि तुम बड़ी बहन किससे कह रही हो, ये दोनों तो तुमसे भी ज्यादा छोटी है। शियाओ कहती है कि अब जबकि हम दोनों मिल ही गए हैं तो क्यों ना तुम मुझे घर तक छोड़ दो। युआनशु कहता है कि माफ करना, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे ल्यूली को उसके घर तक छोड़ने जाना है। यहाँ पर तो शियाओ का सबके सामने पोपट ही हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि यह हुआ ल्यूली तुम्हारी राइवल है, तुम्हें उस ल्यूली से कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। शियाओ कहती है कि हाँ माँ, मैं समझ गई। युआनशु ल्यूली को उसके घर तक छोड़ देता है। ल्यूली उसे कहती है कि तुम चाय पीने अंदर नहीं चलोगे। वो मना करता है, लेकिन ल्यूली उसे जबरदस्ती कहने लगती है कि तुम्हें अंदर चलना पड़ेगा। उसी वक्त पर ल्यूली की माँ आकर युआनशु को मना कर देती है। ल्यूली को घर के अंदर लेकर चली जाती है। ल्यूली उसे कहती है कि माँ, आपने क्राउन प्रिंस को अंदर आने से मना क्यों किया। जनरल हुआ कहते हैं कि हाँ, क्राउन प्रिंस तो काफी अच्छे इंसान है। ये सुनकर उसकी माँ उसे घूर कर देखती है और उसके बाद ल्यूली को साइड में लेकर आती है। वो उसे सीधा पूछती है कि क्या तुम क्राउन प्रिंस को पसंद करती हो। ल्यूली कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे सीरियसली कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा भाई किसी को पसंद कर रहा होगा तो तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचोगी। ल्यूली कहती है कि अगर वो लड़की अच्छी होगी तो मैं जरूर उस लड़की को अपनी सिस्टर इन लॉ बनाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है कि अगर क्राउन प्रिंस किसी दूसरी लड़की को पसंद करता होगा तो। ल्यूली कहती है कि फिर तो मैं उस लड़की को इस वॉलनट की तरह मसल के रख दूंगी। उसकी माँ कहती है कि ल्यूली, तुम सच में उसे पसंद करने लगी हो, क्या तुम्हें फ्यूचर की क्वीन बनना है। ल्यूली कहती है कि मैं इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि जब तक वो तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता तब तक तुम कुछ भी उसे नहीं जताओगी, क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस है। अगले दिन युआनशु एम्परर के कहने पर शियाव को बाहर घुमाने ले गया था। ल्यूली जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो जेलस होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर अब युआनशु उसके पीछे पीछे आता है। ल्यूली उसे कहती है कि कैपिटल में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि शियाओ और तुम शादी करने वाले हो। युआनशु एम्परर के पास जाकर उसे कहता है कि आप मेरी शादी शियाओ से नहीं करवा सकते, क्योंकि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एम्परर कहते हैं कि क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा था, वैसे क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। युआनशु कहता है कि हाँ, उसका नाम हुआ ल्यूली है। एम्परर कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, मैं ल्यूली का रिश्ता युआन हाउस से कभी नहीं छोड़ता। वैसे तुम दोनों कौन से स्टेज पर हो। तो युआनशु कहता है कि शियाव को देखकर ल्यूली जेलस हुई। एम्परर कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक उसे कन्फेस भी नहीं किया। हे भगवान, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। तुम मुझे पहले ही बता दो कि तुम ल्यूली को कन्फेस करने वाले हो कि नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हारी शादी उस शियाव से फिक्स करवा दूंगा। युआनशु कहता है कि डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो शियाव 1 मिनट पर हंसती है तो दूसरे मिनट पर रोती है, 1 मिनट पर गुस्सा दिखाती है तो दूसरे सेकंड पर क्यूट एक्ट करने लगती है। वो 1 नंबर की अजीबोगरीब लड़की है। एम्परर कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जाओ। योनहान जियोइंग के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी इतने दिनों तक केयर की तो बदले में मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट देकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जियोइंग देखती है कि योनहान ने उसे उसी की ही पेंटिंग बनाकर दी है। जिहुआ आकर युआनशु को योनहान के बारे में बता देता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन युआनशु इसके बारे में योनहान से कुछ नहीं कहता, क्योंकि युआनशु को अभी भी योनहान पर भरोसा था। जियामिन शॉपिंग करने के लिए अपनी माँ के साथ किसी ज्वेलरी शॉप में गई थी। वहाँ पर उसे एक हेयरपिन पसंद आ जाती है। जैसे ही वो उस हेयरपिन को उठाने के लिए जाती है तभी ही वहाँ पर शियाओ की माँ आकर उस हेयरपिन को पहले उठा लेती है। जियामिन की माँ कहती है कि तुम्हारी दूसरों की चीजें चुराने की आदत अभी भी नहीं गई है। तो शियाओ की माँ कहती है कि जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला लो, क्योंकि तुम गुस्सा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। तुम एम्परर की बहन हो, लेकिन तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये सुनकर जियामिन की माँ को गुस्सा आता है। वो उसे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन शियाओ की माँ उसे धक्का देकर दूर धकेल देती है। तभी ही वहाँ पर ल्यूली आती है एंड वो जियामिन की माँ के चेहरे के ऊपर ब्लश लगा देती है। वो कहती है कि देखिए तो आपको इसने कितनी जोर से मारा। वो जियामिन को कहती है कि रोने का नाटक करो। ये सुनकर जियामिन भी कहने लगती है कि देखिए माँ, आपके चेहरे का इस औरत ने क्या हाल कर दिया है। शियाओ की माँ ल्यूली और जियामिन की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, लेकिन ल्यूली तो उसकी पूरी बैंड ही बचा देती है। अपनी माँ की बैंड बजते हुए देखकर शियाओ ल्यूली से कहती है कि ल्यूली, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें
बता दूं कि युआनशु सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। वैसे भी तुम्हारे डैड ने तो रिजाइन कर दिया है, अब तुम लोगों के पास कोई भी पावर नहीं है। तभी ही एम्बर की तरफ से ल्यूली के लिए एक डिग्री आती है। उस डिग्री में ये लिखा था कि ल्यूली अब से क्राउन प्रिंसेस है। ये सुनने के बाद तो इन दोनों माँ बेटियों की बोलती ही बंद हो जाती है। जब वो दोनों घर आती है तो शियाफ की माँ शियाफ को डांट रही थी। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक क्या सिखाया, तुम एक लड़की को भी अपने झांसे में नहीं ले सकती। तभी ही वहाँ पर शियाफ के डैड आते हैं तो शियाफ की माँ उसे भी सुनाने लगती है कि तुमने कैसी बेटी पैदा की है, तुम भी अपनी बेटी की तरह बिल्कुल बेकार हो। शियाफ के डैड कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से अब क्या फायदा। शियाफ की माँ कहती है कि तुम ना बिल्कुल भी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कितने इविल हो, तुमने हमलावर को हायर करवाया था। ये सुनकर शियाफ के डैड उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ देखना और सुनना नहीं चाहिए था। स्टेट असेंबली का दिन जल्दी ही आने वाला है, तो तुम्हें उस दिन घर के बाहर नहीं निकलना है। कुछ दिनों के बाद स्टेट असेंबली का दिन आ जाता है। जिन राज्य में नेगोशिएट करने के लिए अलग अलग राज्य से कुछ लोग आए थे। जिनपो से युआनतिंग आया था। वो एम्परर से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे कहता है कि मैं जिनपो से आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। इतना कहकर वो जियांगशा को बुलाता है। एम्परर कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इस बला को मैं अपनी वाइफ नहीं बना सकता। तो युआनतिंग कहता है कि ये आपके लिए थोड़ी ना है, ये तो मैं क्राउन प्रिंस के लिए लाया हूँ। ये सुनकर ल्यूली को उस पर गुस्सा आता है। युआनशु कहता है कि तुमने इस लड़की को मुझे दे दिया है, तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि इसका करना क्या है। वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को जल्दी से स्कूल भेज दो। ये सुनकर युआनतिंग शॉक। आगे युआनशु अकेले में ल्यूली को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम युआनतिंग से नेगोशिएशन के अलावा और कोई बात मत करना। ल्यूली कहती है कि डोंट वरी, मुझे उस लड़के से नेगोशिएशन के अलावा और किसी भी टॉपिक पर बात करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर युआनशु उसके फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर ल्यूली जल्दी से मीटिंग के लिए भाग जाती है। इस नेगोशिएशन की प्रोसेस में 3 तिगड़ा ल्यूली का साथ देने के लिए आते हैं। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। बाकी राज्य जिन राज्य के साथ नेगोशिएशन करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन युआनतिंग एक शर्त नहीं मानता। वो ल्यूली से कहता है कि सरहद पर जो एक जमीन का टुकड़ा है वो तुम जिनपो को दे दो, तो जिनपो आगे से तुमसे कभी भी युद्ध नहीं करेगा। ल्यूली कहती है कि वो जमीन पहले से ही जिन राज्य को बिलोंग करती है। युआनतिंग कहता है कि तुम ये चाहती हो कि जिनपो और जिन राज्य के बीच में फिर से युद्ध हो, तुम हमारे पुराने रिलेशनशिप के बारे में तो जरा सोचो। ल्यूली गुस्से के साथ कहती है कि कहाँ का रिलेशन। युआनशु बाजू वाले कमरे में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। रिलेशन वाली बात सुनकर तो उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ल्यूली युआनतिंग से कहती है कि अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो ये मीटिंग यहीं पर ही खत्म होती है। युआनतिंग ल्यूली से कहता है कि तुम क्या मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाओगी। तो ल्यूली कहती है कि माफ करना, मुझे अभी काम है। तभी ही युआनशु आकर कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इतना कहकर वो युआनतिंग और ल्यूली दोनों को साथ में बाहर लेकर जाता है। युआनतिंग ल्यूली के सामने बहुत ही इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ल्यूली उसे जरा सा भी घास नहीं देती। आगे वो लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। युआनतिंग ल्यूली से कहता है कि तुम्हें मीट बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। तो ये सुनकर युआनशु कहता है कि नहीं, ल्यूली को तो बीफ पसंद है। अब ये दोनों ही ल्यूली की तरफ देखने लगते हैं कि ल्यूली क्या कहती है। ल्यूली कहती है कि मुझे बीफ पसंद है। युआनतिंग युआनशु को ड्रिंक के लिए चैलेंज करता है, तो सी हुआ युआनवी से कहलवा कर ल्यूली को बाहर भिजवा देता है। ल्यूली के जाने के बाद युआनशु युआनतिंग से कहता है कि तुम जल्द से जल्द जिनपो वापस लौट जाओ। युआनतिंग कहता है कि ल्यूली के साथ मेरा रिश्ता काफी ज्यादा गहरा है, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है। युआनशु से कहता है कि तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहते। फिर वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही ड्रंक होकर बाहर निकलते हैं। युआनशु सीधा युनहान के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि ल्यूली और युआनतिंग का रिश्ता कैसा था, मुझे ये बात डिटेल में जाननी है। युनहान कहता है कि ये बात उस समय की है जब जिन राज्य और जिनपो के बीच में युद्ध चल रहा था। जब युआनतिंग को ये बात पता चली कि जनरल हुआ की बेटी ल्यूली ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि वो घर पर ही बैठी है, तो ये जानकर उसके मन में एक आइडिया आता है। वो जिन राज्य एक छोटा मोटा व्यापारी बनकर जाता है, लेकिन जब पहली बार उसने ल्यूली को देखा तब से ही वो उसके प्यार में पड़ गया। युआनतिंग ने ल्यूली को अपना नाम मेंग बताया था। उसने ये कहा था कि वो जिनपो से यहाँ पर अपनी चीजें बेचने आया है। युआनतिंग काफी दिनों तक ल्यूली के साथ रहा। इतने दिनों में ल्यूली को वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। एक दिन युआनतिंग ने ल्यूली से ये कहा कि वो उसके साथ जिनपो चले, तो ल्यूली ने इस पर मना कर दिया। युआनतिंग ने उसे कहा कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है एंड वो उसके ही साथ रहना चाहता है। अगर ल्यूली उसके साथ जिनपो चली गई तो वो हमेशा ही उसका ख्याल रखेगा। इस पर ल्यूली मान जाती है। कुछ दिनों के बाद ल्यूली
युवानतिंग के साथ जिनपो भाग जाती है। लेकिन जैसे ही युवानतिंग ल्यूली को लेकर जिनपो की सरहद पर आता है तो आवा उसका वेलकम करने के लिए खड़ा था। आवा कहता है कि सेकंड प्रिंस, आपने तो ये कर दिखाया, आपने जनरल हुआ की बेटी ल्यूली को हॉस्टेज बना लिया, अब तो हम पक्का युद्ध जीत जाएंगे। ल्यूली कहती है कि तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक व्यापारी हो। युवानतिंग उसे कहता है कि मैं जिनपो का राजकुमार हूँ, मैंने बस इतना ही तुमसे झूठ बोला है, इसके अलावा जो भी हमारे बीच में बात हुई वो सब कुछ सच थी। ल्यूली कहती है कि तो तुम शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रहे थे। इतना कहकर वो अपनी तलवार बाहर निकालती है। प्रेजेंट में यूनहान कहता है कि अगर आवा बीच में नहीं बोला होता तो आज जिनपो हमसे जीत गया होता। ये सुनने के बाद युवांशु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनहान अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है एंड हम देखते हैं कि उसका मास्टर और कोई नहीं पर शियाव का डैड। यूनहान शियाव के डैड से मिलकर जा रहा था। जाते टाइम उसे खून की उल्टी होती है। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूनहान जबरदस्ती शियाव के डैड के साथ काम कर रहा है। शियाव के डैड ने यूनहान को जहर दिया था। इस जहर का एंटीडोट लेने के लिए यूनहान को बार बार उसके पास आना पड़ता था। अगर यूनहान उसका काम करने से मना करता तो वो उसे एंटीडोट नहीं देता। दूसरी तरफ युवानतिंग आवा को छुड़ा लेता है। वो उसे कहता है कि शियाव का डैड अब हमारे साथ मिल गया है और शियाव का डैड ही यूनहान का रियल मास्टर है। शियाव के डैड ने मुझे ये बताया कि डिफेंस मैप हुआ फैमिली के घर के अंदर है। अगर एक बार मेरे हाथ डिफेंस मैप लग गया तो जिन राज्य को हम तुरंत ही हरा देंगे। अगले दिन युवानतिंग इंपीरियल कोर्ट जाकर एम्परर से ये कहता है कि जिनपो जिन राज्य से तभी ही नेगोशिएट करेगा जब हुआ ल्यूली की शादी उससे होगी। युवांशु कहता है कि जिनपो पहले ही जिन राज्य से हार गया है तो अब तुम शादी को बीच में क्यों ला रहे हो। शियाव के डैड बीच में तुरंत बोल पड़ते हैं कि सदियों से शादी ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो दो देशों के बीच में शांति लाता है। अगर ल्यूली की शादी से दोनों देशों के बीच में अमन कायम रहता है तो हमें इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है। एम्परर पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये शादी करनी है तो ल्यूली कहती है कि मैं रेडी हूँ। ये सुनकर युवांशु को अच्छा नहीं लगता। ल्यूली युवानतिंग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ लेकिन एक शर्त है, सरहद के 2 सिटी तुम्हें जिन राज्य को देने पड़ेंगे। ये सुनकर युवानतिंग का मुंह बन जाता है। युवांशु सोचता है कि एक्सीलेंट ल्यूली, तुमने तो युवानतिंग को उसके ही गेम में हरा दिया। अगले सीन में अकेले में एम्परर इन दोनों से ल्यूली की शादी के बारे में पूछ रहे थे। युवांशु कहता है कि ल्यूली की शादी युवानतिंग से नहीं करानी चाहिए, इसके पीछे युवानतिंग का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। युवानहाउ कहता है कि युवानतिंग की चॉइस बड़ी अच्छी है, उसने शादी के लिए मेरी एक्स फियोंसे को चूज किया। युवांशु कहता है कि क्या तुम ल्यूली को अभी भी पसंद करते हो तो युवानहाउ कहता है कि नहीं, अब तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ। युवांशु कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम बीच में मत बोलो। यहाँ ल्यूली की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है कि उस युवानतिंग की इतनी हिम्मत कि उसने ये कहा कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। ल्यूली कहती है कि माँ आप थोड़ा शांत रहिए, जहाँ तक मैं युवानतिंग को जानती हूँ तो वो मुझसे शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कोई मकसद होगा। तभी ही उन्हें खबर मिलती है कि उनके घर युवानतिंग आया है। जब युवांशु को पता लगता है कि युवानतिंग ल्यूली के घर गया है तो वो भी उसके पीछे पीछे ल्यूली के घर आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये दोनों बस एक दूसरे को आंखें ही दिखा रहे थे। तभी ही वहाँ पर ल्यूली सूप लेकर आती है। सूप को देखकर युवानतिंग सोचता है कि क्या जिन राज्य के लोग ऐसा खाना खाते हैं। युवांशु सोचता है कि क्या ये सूप पीने लायक तो है ना, लेकिन युवांशु को ल्यूली के सामने अच्छा बनना था, इसलिए वो एक ही सांस में पूरा प्याला गटक जाता है। उसे ऐसा करते देख युवानतिंग भी उस सूप को पूरा पी जाता है। अगले सीन में ल्यूली युवांशु को एक कैंडी खाने को देती है। युवांशु कहता है कि तो तुमने ये जानबूझकर किया था ना। ल्यूली कहती है कि मैंने तो वो सूप युवानतिंग के लिए बनाया था, लेकिन मुझे न थोड़ी पता था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे। दूसरी तरफ युवानतिंग का हाल बेहाल था। वो तो आवा के सामने 2-3 बार फाट भी मार लेता है। युवांशु ल्यूली को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ युवांशु ने ल्यूली के लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। जब ल्यूली वहाँ आती है तो युवांशु से बताता है कि ल्यूली उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो ल्यूली को एक लाइट से बना हुआ हार्ट दिखाता है। दूर से उन दोनों को ये सभी लोग भी देख रहे थे। तभी ही वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। युवांशु तो अपने साथ छाता लेकर आया था। वो ल्यूली से कहता है कि मुझे आज तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ल्यूली उसे कहती है कि कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। इतना कहकर वो उसे किस करती है। उन दोनों को किस करता हुआ देखकर युवानवी तो चिल्लाने वाली थी, लेकिन जिहुआई कहता है कि चुप रहो। अगले दिन युवानतिंग अपना बोरिया बिस्तर लेकर ल्यूली के घर पर आता है।
वो कहता है कि मेरा घर छल गया और मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा और किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो तुम क्या मुझे आसरा दे सकती हो। ल्यूली उसे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। तो युवानतिंग कहता है कि उस टाइम पर तुम्हें मेरी आईडी के बारे में पहले ही पता लग गया था, इसलिए तुमने जब हम लोग भागे थे तब पीछे पीछे सैनिक बुला लिए थे। उन सैनिकों के जरिए तुमने आवा को किडनैप कर लिया यानी इसी तरह से तुमने जिन्पो के साथ युद्ध जीता। तुम्हें नहीं लगता कि उस टाइम पर तुमने मुझे धोखा दिया था। ल्यूली देखती है कि ये युवानतिंग सभी लोगों के सामने सीन क्रिएट कर रहा है, तो वो उसे अंदर लेकर आती है। वो उसे एक कमरा दिखाकर कहती है कि यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। तो युवानतिंग कहता है कि नहीं करूंगा। ल्यूली कहती है कि ये युवानतिंग आखिर में करना क्या चाहता है। पहले उसने मुझसे शादी करने को कहा एंड अब तो मेरे घर तक भी आ गया है। यहाँ युवानतिंग सोच रहा था कि अब मैं हुआ फैमिली के घर के अंदर आ गया हूँ तो मैं जल्दी ही डिफेंस मैप को ढूंढ लूंगा। यहाँ आने के बाद युवानतिंग नौकर के सारे काम कर रहा था, झाड़ू कटका पोछा, खाना बनाना एक्सेट्रा। ऐसा करके वो इस जगह से वाकिफ होना चाहता था ताकि वो डिफेंस मैप को जल्दी ही ढूंढ सके। ज़ीहुआई चिल्लाते हुए आता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। तो युआंशु कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मुझे वो पहले से ही पता है। ज़ीहुआई कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि युवानतिंग ल्यूली के घर रहने गया है। तो युआंशु कहता है कि क्या कहा, युवानतिंग ल्यूली के घर रहने चला गया। वो जल्दी से ल्यूली के घर जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि युवानतिंग ल्यूली की अच्छी तरीके से खातिरदारी कर रहा है। ल्यूली कभी तो उसे गर्म पानी मंगाती है तो कभी ठंडा पानी, कभी चाय मंगाती है तो कभी कॉफी। युवानतिंग चुपचाप उसकी सारी बातें मान रहा था। ल्यूली उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स के रूम में मेरी दवाई रखी है तो तुम जरा वो ले आओ। युवानतिंग सोचता है कि वो डिफेंस मैप जरूर जनरल हुआ के कमरे में होगा, मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, इस युआंशु को तो मैं बाद में देख लूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद युआंशु ल्यूली से बात नहीं कर रहा था तो ल्यूली उसके चिक पर किस करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें युवानतिंग से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि युवानतिंग यहाँ पर डिफेंस मैप चुराने आया है। युआंशु से कहता है कि ये बात तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता था। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन नेगोशिएशन का दूसरा दिन था। इस मीटिंग में युवानतिंग के अलावा और कोई नहीं आता। तो युवानतिंग कहता है कि मुझे अकेले कोई ये मीटिंग नहीं करनी है तो मैं चला। उसके बाद तीसरी बार नेगोशिएशन की मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में युवानतिंग कहता है कि उसे कोई नेगोशिएशन नहीं करना है बल्कि वो तो वॉर चाहता है। तभी ही सरहद से न्यूज़ मिलती है कि जिन्पो ने फिर से जिन राज्य पर एक बार हमला कर दिया, लेकिन पिछली बार की तरह जिन राज्य ने जिन्पो को हरा दिया। ये सुनकर युवानतिंग सोचता है कि ल्यूली तुमने तो आज दोबारा मुझे धोखा दे दिया। ल्यूली एक स्माइल करती है एंड कहती है कि अब तो तुम्हें जिन राज्यों के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा। सभी लोगों के जाने के बाद युवानतिंग ल्यूली से पूछता है कि तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो, क्या तुम मुझे बताओगी कि इस बार मैंने कहाँ गलती करी है। तो ल्यूली उसे कहती है कि तुम ही थे जो कि मुझसे शादी करना चाहते थे और तुम ही मेरे घर पर रहने के लिए आए ताकि तुम डिफेंस मैप को चुरा सको, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, मुझे ये बात पहले ही पता लग गई, इसीलिए मैंने तुम्हें फेक डिफेंस मैप दिया और मैंने सरहद पर रहने वाले मेरे भाई को पहले ही आगाह कर दिया था कि जिन्पो जरूर कोई हरकत करेगा। ये सुनकर तो युवानतिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ल्यूली उसे कहती है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन तुम बार बार ऐसी वैसी कोई हरकत करके दोनों देशों के बीच में युद्ध कराना चाहते हो। इतना कहकर ल्यूली तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवानतिंग उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे ल्यूली की ये सारी बातें कांटों की तरह चुभ रही है। लुलू के भाई ने इंपीरियल एग्जाम दिया था तो आज उसके रिजल्ट का दिन था। हुआ फैमिली रिजल्ट देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। उन सारे लोगों को भगाने के लिए ल्यूली कहती है कि क्राउन प्रिंस आ गए। ये सुनकर तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। ल्यूली का भाई तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन ल्यूली उसे कहती है कि तुम फर्स्ट प्लेस पर आए हो। नेगोशिएशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी तो इस बात का सेलिब्रेशन ये सारे लोग कर रहे थे। सभी लोग खुश थे, लेकिन ज़ियुइंग वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत थोड़ी खराब है। ल्यूली देखती है कि यहाँ पार्टी में ज़ियुइंग नहीं है तो वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है। ज़ियुइंग का इस दुनिया में उसके ग्रैंडपा के अलावा और कोई नहीं है। ऊपर से उसके ग्रैंडपा की उम्र भी काफी बढ़ गई है तो उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके ग्रैंडपा उसे छोड़कर चले ना जाए। तभी ही ल्यूली उसके पास आती है। वो देखती है कि ज़ियुइंग काफी ज्यादा दुखी है तो वो उसे तारे दिखाने के लिए छत के ऊपर लेकर जाती है। वैनिन और सियामिन जब बाहर आती है तो उन्हें छत के ऊपर से ल्यूली की आवाज सुनाई देती है
वो लोग सोचती है कि ल्यूली के साथ अभी कौन होगा। वो लोग जब देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर तो जियुइंग थी। फिर ये चारों लड़कियां मिलकर तारे देखने लगती है। युआन हाओ युआनशु के पास आता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुमने सियामिन को देखा, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। इस पर युआनशु कहता है कि ओ सियामिन, ऐसा वो इसीलिए कहता है क्योंकि युआन हाओ ने पहले ये कहा था कि वो किसी और को पसंद करता है। अब तो युआनशु 100% श्योर हो जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं पर सियामिन है। यहाँ ऊपर ल्यूली सियामिन को युआन हाओ के नाम से चिढ़ा रही थी तो जियामिन कहती है कि तुम भी तो पूरा दिन क्राउन प्रिंस के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। जियुइंग कहती है कि ल्यूली, क्या तुम सच में क्राउन प्रिंस को डेट कर रही हो? तो ल्यूली कहती है कि मेरी छोड़ो, पहले तुम अपनी बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इस पर वो एक स्माइल कर देती है तो वेनिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम तीनों ही सेट हो, मैं ही अकेली रह गई। जियामिन उसे पूछती है कि अगर तुम्हें किसी लड़के को डेट करना हो तो तुम कैसे लड़के को पसंद करोगी? अब वेनिन, वो तो पूरा दिन स्टोरी बुक और मांगा रीड करती थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे कहानी में जो हीरो आता है बिल्कुल वैसा ही लड़का चाहिए। वेल गाइस, आप लोग भी बहुत सारे ड्रामास देखते होंगे, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जिस पर आपका क्रश हो? उस कैरेक्टर का नाम और ड्रामा का नाम दोनों ही मुझे कमेंट में जरूर बताना। बैक टू द स्टोरी। अगले सीन में हम युआन तिंग को देखते हैं। आज वो बहुत ही ज्यादा शांत नजर आ रहा था। वो सोचता है कि ल्यूली और मैं दोनों अलग अलग स्टेट में पैदा क्यों हुए। युआन भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि जिहुआई उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा था एंड बार बार उसे चीट कर रहा था। ल्यूली उसे कहती है कि क्या तुम जिहुआई को पसंद करने लगी हो? तो वो कहती है कि मैं भला उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो एक छोटी सी मेड हूँ एंड वो सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी। ल्यूली उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम जिहुआई को अगर पसंद करती हो तो तुम उसे बता दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करता होगा फिर तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन युआन तिंग ल्यूली से मिलने के लिए आता है। आज युआन तिंग पहले की ही तरह काफी ज्यादा शांत था। वो उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। ल्यूली उसे कहती है कि तुम ये सारी बातें करने मुझे यहाँ लाए हो, देखो नेगोशिएशन की प्रोसेस पूरी हो गई है तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। युआन तिंग कहता है कि उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा एंड मुझे लगा कि तुम सही हो। जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कराई। 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें तुम्हारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट मर ही जाते, लेकिन लकीली वो लोग बच गए। तुम्हें पता है कि जब वो दोनों देश लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? मिनिस्टर जू को। अगर वो बीच में ना पड़े होते तो आज हजारों लोगों की जान नहीं गई होती। ये सुनकर ल्यूली सोचती है कि युआन तिंग ने मुझे जो कहा मुझे पहले उसे वेरीफाई करना है। इतना सोचकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद युआन तिंग एक स्माइल करता है। इसका मतलब ये है कि इस सच को बताने के पीछे युआन तिंग का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। एम्परर की तबीयत बिगड़ रही थी तो युआनशु उसे मिलने के लिए आता है। यहाँ ल्यूली युआनशु का उसके घर पर इंतजार कर रही थी ताकि वो ये सारी बातें युआनशु को बता सके, लेकिन काफी देर हो जाती है। जब युआनशु घर नहीं आता तो ल्यूली उसे मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि मिनिस्टर जू ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। उस युद्ध में कितने सारे मासूम लोगों की जान चली गई। बस इतना सोचकर वो असेसिन के कपड़े पहनकर मिनिस्टर जू के घर पर जाती है। वो उसे पूछती है कि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था क्या उसमें तुम्हारा कोई लेना देना है? वो उसे कुछ नहीं कहता तो ल्यूली फिर से उसे सवाल पूछती है कि क्या तुमने ही फूड सप्लाई को बंद करवा दिया था? तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हारे ऐसे करने पर 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब मिनिस्टर जू अपनी मूंछ निकालता है। ल्यूली उसे कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है, तो जल्दी से तुम मुझे अपने मास्टर का नाम बता दो वरना अंजाम तो तुम जानती ही हो ना। ये मिनिस्टर जू है, वो 3 तिगड़ा में से एक मंत्री है। तभी ही मिनिस्टर जू की बेटी बाहर आती है एंड ये सीन यहीं पर ही कट होता है। युआनशु को खबर मिलती है कि किसी ने मिनिस्टर जू को मार डाला है एंड उसकी जो छोटी बेटी है वो बार बार ल्यूली का नाम लिए जा रही है। दूसरी तरफ युआन भी ल्यूली की पट्टी कर रही थी क्योंकि ल्यूली के हाथ में चोट लगी थी। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग ल्यूली को पकड़ने के लिए आते हैं तो उसकी माँ से पूछती है कि ल्यूली क्या तुमने सच में मिनिस्टर जू को मारा है? तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं मिनिस्टर जू को मारना चाहती थी क्योंकि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मिनिस्टर जू ने गड़बड़ी करी थी। फिर हमें फ्लैशबैक
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लियोली मिनिस्टर जू को नहीं मारने वाली थी, लेकिन तभी ही वहाँ पर कुछ हमलावर आकर मिनिस्टर जू पर हमला करने लगते हैं। लियोली मिनिस्टर जू को बचा रही थी एंड तभी ही उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन लास्ट में लियोली उसे नहीं बचा पाती। प्रेजेंट में लियोली उसे कहती है कि 10 साल पहले उन्होंने ही फूड सप्लाई को बंद करवा दिया था ताकि आप और डैड उस युद्ध में मारे जाए। तभी ही वहाँ पर युवांशु आता है। लियोली काफी अपसेट नजर आ रही थी, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है जबकि तुमने तो किसी को भी नहीं मारा है। लियोली कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? युवांशु कहता है कि हाँ। अगले सीन में वो उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें अगर सच पता लग गया था तो तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी। लियोली कहती है कि तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो, वैसे भी मैं वहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं आई हूँ। इतना कहकर वो उसे कुछ पेपर देती है और कहती है कि मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब युवांशु इन्हीं पेपर को लेकर यूनहान और ज़ीहुआई के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि इन्हें सॉल्व करो। यूनहान को पता था कि ये क्या है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। उसी रात ज़ियोइंग के ग्रैंडफादर को कोई मार डालता है। अगले दिन युवांशु को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो यूनहान को चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। यूनहान जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये काम उसके मास्टर का है, यानी कि शियाव के डैड का। लेकिन वो ये सच जानते हुए भी किसी को कुछ भी नहीं बताता। ज़ियोइंग अपने ग्रैंडपा के जाने पर काफी ज्यादा दुखी थी, तो यूनहान उसे मिलने के लिए आता है। वो उसे विसल देकर कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। जब यूनहान बिना किसी सबूत के साथ वापस लौटता है तो ज़ीहुआई उसे पकड़ लेता है। यूनहान कहता है कि तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया? ज़ीहुआई कहता है कि हाँ, और क्राउन प्रिंस भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। यूनहान कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता लग ही गया है कि मैं एक गद्दार हूँ तो तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे मार क्यों नहीं देते? ज़ीहुआई उसे मार नहीं रहा था, तो यूनहान कहता है कि अभी मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें दोबारा धोखा दे दूंगा। ये सुनकर ज़ीहुआई अपनी तलवार उठाता है, यूनहान को मारने के लिए नहीं लेकिन उसकी रस्सियाँ खोलने के लिए। तभी ही वहाँ पर युवांशु आता है। वो कहता है कि 10 साल पहले यूनहान तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम पर इतना ज्यादा भरोसा करता था। वो उसका सामान देते हुए कहता है कि इस कैपिटल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। यूनहान अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवांशु ऐसा नहीं करने देता। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा एंड वो दिन आज है। इतना कहकर युवांशु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनहान को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। ज़ियोइंग के ग्रैंडपा के जाने के बाद वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी। तभी ही उसे याद आता है कि यूनहान ने उसे एक विसल दी है। जैसे ही वो उस विसल को बचाती है तो यूनहान उसके पास आता है। ज़ियोइंग उसे देखकर रोने लगती है तो यूनहान उसे गले लगा लेता है। अगले दिन राजमहल में एक बंकेट रखा जाता है। यहाँ ज़ियांगशा युआनतिंग से कहती है कि उसे जिन्पो वापस नहीं जाना है, उसे यहाँ रहकर स्टडी करनी है। युआनतिंग उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि यहाँ की औरतें काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ की औरतें खुद पर निर्भर रहना चाहती है, उन्हें किसी मर्द पर इसके लिए निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी उन्हीं औरतों की तरह बनना चाहती हूँ। ये सुनकर युआनतिंग उसे जिन राज्य में रहने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ युआन हाओ और ज़ियामिन दोनों एक दूसरे को डॉल्स दिखाकर लवी डवी एक्ट कर रहे थे। जब ये नज़ारा शियाव की माँ देखती है तो वो जेलस होने लगती है। वेल यहाँ पर तो उसकी बेटी को जेलस होना चाहिए, लेकिन वो हो रही थी। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। युआनशु यहाँ एक जबरदस्त भाषण देता है। साथ ही साथ में वो सोच रहा था कि आज बंकेट वाले दिन ही वो सभी लोग हम पर हमला करने वाले हैं। वो टाइम बस जल्दी ही आने वाला है, मैं बस वेट कर रहा हूँ। तभी ही खिड़कियों से हमलावर तीरों की बरसात करने लगते हैं। कुछ हमलावर तो युआनशु को मारने भी आते हैं, लेकिन युआनशु इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड था। युआनशु की ब्लैक आर्मर्ड आर्मी वहां आकर लोगों को बचाने लगती है एंड साथ ही साथ में हमलावरों के साथ फाइट भी कर रही थी। कुछ हमलावर युआनशु की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन सही वक्त पर यूनहान आकर उसे बचा लेता है। युआनशु से कहता है कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो पैलेस के लोगों को बचाओ, क्योंकि इनका टारगेट मैं हूँ। इतना कहकर युआनशु राजमहल को छोड़कर बाहर भागता है तो कुछ हमलावरों की टोली उसके पीछे आती है। शियाव का डैड सोचता है कि अगर इस हमले में युआनशु मर जाता है तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यूनहान जबरदस्त तरीके से सारे हमलावरों को मार रहा था। थोड़ी ही देर में वो सारे हमलावरों को ढेर कर देता है। ये देखकर सभी लोग तो खुश हो जाते हैं कि हम बच गए, लेकिन तभी ही वहाँ पर युआन होंग की माँ की एंट्री होती है। उसका नाम कॉन्सर्ट लिन है। वो कहती है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियाव के डैड से भी ये बड़ी गुंडी है। दूसरी तरफ युआनशु अकेले ही हमलावरों से लड़ रहा था।
तभी ही वहाँ पर ल्यूली उसे बचाने के लिए आ जाती है। कॉन्सर्ट शान कॉन्सर्ट लेन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कॉन्सर्ट लेन कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे जल्दी ही शादी करने वाली थी, लेकिन मेरी शादी एम्परर से करवा दी। मैं इतने सालों से बस बेकार ही बैठी रही, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। तभी ही वहाँ पर एम्परर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस बचकान रीजन की वजह से ये सब कुछ कर दिया। कॉन्सर्ट लेन कहती है कि तुम तो बीमार थे ना, तो एम्परर हंस पड़ते हैं एंड कहते हैं कि मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अब क्या मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें अपने लवर के साथ शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें जाने देता। कॉन्सर्ट लेन कहती है कि योर मैजेस्टी, आपको क्या ये लगता है कि आप इन फिद्दू लोगों की मदद से मुझे हरा देंगे? तभी ही वहाँ पर जनरल हुआ और ल्यूली की माँ अपनी हुआ आर्मी को लेकर आती है। वेल, इस वाले एपिसोड में तो एक के बाद एक सभी की जबरदस्त एंट्री होती जा रही है। जनरल हुआ सभी सैनिकों को मारने के बाद एम्परर के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि क्राउन प्रिंस की चिंता आप मत करिए, मेरी बेटी उसे बचाने गई है। यहाँ पर ये दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी ही वहाँ पर अंकल सॉन्ग कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं। अंकल सॉन्ग तो पहले से ही अपाहिज थे, तो वो इन हमलावरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, लेकिन जब वो शहीद होते हैं तो इन सारे हमलावरों को मारकर शहीद होते हैं। ल्यूली जब युआनशु के पास ऊपर जाती है तो युआनशु देखता है कि युआनतिंग ल्यूली पर हमला कर रहा है। वो जल्दी से इस वार को अपने ऊपर ले लेता है एंड उसके बाद वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। युआनतिंग कहता है कि ल्यूली, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी अगली जिंदगी में अलग अलग स्टेट में पैदा ना हो। यहाँ एम्परर कॉन्सर्ट लेन से पूछ रहे थे कि तुम्हारे पीछे कौन है वो तुम्हारा लवर, लेकिन कॉन्सर्ट लेन अपना मुंह खोल ही नहीं रही थी। तभी ही वहाँ पर युवान होंग आता है। वो कहता है कि फादर, मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम युवान होंग की आवाज को पहली बार सुनते हैं, वरना तो वो पूरे दिन बस पेंटिंग ही करता रहता। अगर कोई सवाल उसे पूछता तो वो बस हाँ या ना में ही जवाब देता। युवान होंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया है, तो इस बात की सजा आप मुझे उसके साथ दीजिए। एम्परर युवान होंग को सजा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो युवान हाउ को ऑर्डर देते हैं कि तुम क्राउन प्रिंस को जल्द से जल्द ढूंढ लो। इतना कहकर एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। एम्परर के जाने के बाद ज़ियुइंग युनहान को ढूंढने के लिए जाती है। युनहान सुनता है कि ज़ियुइंग उसे आवाज़ दे रही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, इसलिए वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। ज़ियुइंग को जब युनहान नहीं मिलता तो वो लास्ट में विसल बजाती है। विसल की आवाज़ को सुनकर युनहान उसके पास आ जाता है। ज़ियुइंग उसकी ऐसी हालत को देखकर कहती है कि मैं अभी इंपीरियल डॉक्टर को बुलाकर लाई, तो युनहान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा एक काम करना है। इतना कहकर वो उसे एक अपोलॉजी लेटर देता है एंड कहता है कि इसे क्राउन प्रिंस को तुम दे देना। इतना कहकर युनहान की मौत वहीं पर ही हो जाती है। अगले दिन युआनशु को होश आ गया था, लेकिन ल्यूली अभी बेहोश थी। युआनशु उसे उठाने के लिए कभी तो उसे खाना दिखाता है, तो कभी उसके साथ बात करता है। काफ़ी देर के बाद जब ल्यूली को होश आता है तो युआनशु उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युआन हाउ इन दोनों को ढूंढते हुए आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था एंड इसी ओवर एक्टिंग के चक्कर में वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसे ये दोनों मिल जाते हैं, तो वो इन दोनों को लेकर वापस राजमहल आता है। युआनशु वापस आने के बाद युनहान का अपोलॉजी लेटर पढ़ता है। उसमें युनहान ने ये लिखा था कि मैं आपकी माफ़ी डिजर्व नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं आपको ठीक तरह से सर्व कर सकूँ। शियाव के डैड का मिशन फेल हो गया था, इसलिए वो इस कैपिटल को जल्द से जल्द छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन युआनशु ने तो कैपिटल से आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। शियाव की माँ शियाव के डैड को जली कटी सुना रही थी कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया एंड अभी भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। वो और भी बहुत कुछ उसे सुनाती है, तो ये देखकर शियाव का डैड उसे एक जहर पिला देता है, जिसके कारण शियाव की माँ हमेशा हमेशा के लिए गूंगी हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर शियाव का डैड अपनी पूरी फैमिली को लेकर कैपिटल के बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे कैपिटल के गेट के पास ही ज़िहुआई रोक देता है। शियाव का डैड उसे कहता है कि शियाव की माँ को होम टाउन की याद आ रही है, तो तुम लोग हमें कैपिटल के बाहर जाने दो। तभी ही वहाँ पर युआनशु आकर इसके कैरेज को चारों ओर से घेर लेता है। शियाव कहती है कि हमें बचाओ, यह आदमी पूरा पागल हो गया है, इसने मेरी माँ को हर्ट करने की कोशिश की। युआनशु से कहता है कि कॉन्सर्ट लेन का जो वो लवर था वो तुम ही हो ना। अब इस बंदे को ऐसा लगता है कि उसका फंडा फूट गया है एंड जल्दी ही उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो वो शियाव की माँ को होस्टेज बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युआनशु उसे ऑन द स्पॉट मार डालता है। उसके मरने के बाद युआनशु कहता है कि युनहान, इस आदमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस बात का बदला मैंने ले लिया है। फिर युआनशु युवान होंग से मिलने के लिए आता है। युवान होंग उसे माफ़ी मांग रहा था, तो युआनशु कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
जो किया वो तुम्हारी माँ ने किया। युवान होंग कहता है कि ये सारी पेंटिंग्स तुम मेरी माँ को दे देना। फिर युवानशु कॉन्सर्ट लिन के पास जाता है। वो कहता है कि आप इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, वो आदमी प्यार के नाम पर आपका सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा था। वो युवान होंग की पेंटिंग देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कॉन्सर्ट लिन जब युवान होंग की पेंटिंग्स को देखती है तो उसे काफ़ी पछतावा होता है। उसके बाद हमें कहानी फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जाती है। युवान हाओ और जियामिन दोनों डेट कर रहे थे। इन दोनों की भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ रही थी। युनहान के मरने के बाद जियुइंग एकेडमी जाकर टीचर बन जाती है। एक दिन ऐसे ही वो एकेडमी से घर वापस जा रही थी तो युनहान दूर से उसे देखता है। युआनशु से कहता है कि तुम क्या उसे सच नहीं बताओगे कि तुम अभी भी जिंदा हो। युनहान कहता है कि नहीं, क्योंकि अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से कोई खतरे में पड़ जाए। थोड़े दिनों के बाद युआनतिंग को ल्यूली और युआनशु की शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है। युआनतिंग स्माइल करते हुए कहता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। कोई बात नहीं हुआ ल्यूली, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, हम दोनों फिर से दोबारा मिलेंगे। फिर से कुछ दिनों का लीप आता है। आज युआनशु और ल्यूली की शादी थी। जियामिन कहती है कि मुझे तो जलन हो रही है तो युवान हाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा ग्रैंड वेडिंग दूंगा। इसी के साथ इस ड्रामा की कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।